सभी का स्वागत है आज के इस ई लेक्चर में, जो कि ईएमआरसी आईआईटीटी कानपुर के द्वारा प्रसारित किया जा रहा है। हम सभी स्वागत करते हैं आज के इस लेक्चर के लिए, जो कि एनर्जी कंजर्वेशन एंड ऑडिट विषय पर आयोजित किया जा रहा है। और इस लेक्चर को कंडक्ट कराएंगे श्री राजेश कुमार गुप्ता सर। आप लेक्चरर हैं गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक जमुनिया हरक बाराबंकी में, और हम सभी स्वागत करते हैं सर का कि आज का लेक्चर हमारे छात्रों के लिए करें। प्लीज सर कंटिन्यू करें। थैंक यू सर। थैंक यू गौरव सर। So, good afternoon everyone. Myself Rajesh Kumar Gupta. Currently I am posted at Jamunia D Harak Barabanki as a lecturer in chemical department. As per my experience, I have previously 10 years of industrial experience at CII, Confederation of Indian Industry. In previous company, I have also a auditor, certified energy auditor of Bureau of Energy Efficiency, Government of India. और जैसा कि ये लेक्चर मेरे ख्याल से ऑनलाइन चल रहा है और सभी छात्र और छात्राएं विभिन्न पॉलिटेक्निक से जुड़े हुए हैं, तो मैं हिंदी में भी अपनी भाषा को प्रयोग करना चाहूंगा जिससे बच्चों को आसानी से समझ में आए। मेरा ये टॉपिक है एनर्जी कंजर्वेशन एंड ऑडिट फॉर ए सस्टेनेबल इन्वायरमेंट। आप लोग सभी जानते होंगे आजकल हर जगह चर्चा हो रही है सस्टेनेबल इन्वायरमेंट की। सस्टेनेबल इन्वायरमेंट क्या होता है? सस्टेनेबल क्या होता है? पहली बात, सस्टेनेबल ये होता है कि अभी जो रिसोर्सेस है हमारे पास, उस रिसोर्सेज को ऐसे हम यूटिलाइज करें कि फ्यूचर जनरेशन के लिए भी उपयोग में वो आ सके। ठीक है, मतलब कि हमारे जैसा ऐसा होता है कि चीजें अगर हम हर चीज को अभी खत्म कर देंगे तो हमारे जो फ्यूचर जनरेशन आने वाले हैं तो उनको हम वो चीजें कैसे दे पाएंगे। और हमें अपने आउटपुट को भी नहीं मारना है, मतलब आउटपुट को भी खत्म नहीं करना, मतलब इन द सेंस हमें यूटिलाइज भी करना है चीजों को। ऐसा नहीं कि हम उनको बचाने के चक्कर में अपनी ग्रोथ को भूल जाए। हमें ऐसे चीजों को, रिसोर्स को ऐसे यूज करना है कि हमारा भी चीजें चलती रहे इन्वायरमेंट कंसर्न को लेकर, और चीजें डेवलप भी होती रहे। ऐसे इंडिया डेवलपिंग है, अंदर डेवलपिंग पाथ पे है, तो डेवलप भी बनाना है तो हमें रिसोर्सेज यूज करना पड़ेगा। तो इसके आगे मैं, ये हमारा कंटेंट है। कंटेंट में पहले मैं इंट्रोड्यूस करूंगा इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में मैंने आपको बता ही दिया कि मैंने 3 साल पहले इस पॉलिटेक्निक में ज्वाइन किया था। मैंने यहाँ देखा कि ये एक अभी सब्जेक्ट एनर्जी कंजर्वेशन है, एक फाइनल ईयर में हर एक पाठ्यक्रम में पढ़ाया जाता है। तो जनरली मैं एनर्जी कंजर्वेशन एज ए ऑडिटर पहले भी इस पर काम किया हूँ, तो मैं इस सब्जेक्ट को अच्छे से रूबरू हूँ और मैं जानता भी हूँ। तो इंट्रोडक्शन मैंने आपको दे ही रखा है कि ये इन्वायरमेंट को कंसर्न को लेते हुए और फॉसिल फ्यूल और रिन्यूएबल पावर, वो उस चीज को हमें बढ़ाना है जिससे फॉसिल फ्यूल की डिपेंडेंसी खत्म हो और आगे हम अपने रिन्यूएबल पावर को यूज करते हुए फ्यूचर जनरेशन को एक सस्टेनेबल इन्वायरमेंट दे। इसमें हमने आगे मैंने हम ये देखेंगे टाइप ऑफ एनर्जी क्या होता है। मैं बेसिक कॉन्सेप्ट के द्वारा भी आपको समझाना चाहूंगा। करंट एनर्जी सिनेरियो ऑफ इंडिया क्या चल रहा है अभी, अभी एनर्जी सिनेरियो क्या है आपका, वो आगे हम स्लाइड में देखेंगे। फॉसिल फ्यूल रिजर्व इन इंडिया, जैसे हम बात करेंगे आपको फिगर एंड फैक्ट्स में कि अभी हमारे पास जो भी फॉसिल फ्यूल है, फॉसिल फ्यूल क्या होता है? जो कार्बन CO2 इमिशन होता है, जो इन्वायरमेंट को पॉल्यूट करता है, तो वो हमारे पास लॉन्ग लास्टिंग कितना बचा हुआ है कि हम उसको ऐसा यूज करें कि वो फ्यूचर जनरेशन के लिए भी यूज के लिए लायक बचे। फिर एनर्जी कंजर्वेशन होता क्या है, उसके ऊपर भी बात करेंगे, चर्चा करेंगे। फिर हम चर्चा करेंगे एनर्जी ऑडिट टाइप एंड इट्स बेनिफिट के ऊपर भी, कि ऑडिट करना क्यों चाहिए और ये किस प्रकार के होते हैं और इसकी बेनिफिट क्या है, वो कैसे इन्वायरमेंट को सस्टेनेबल की तरफ आगे बढ़ेगा। फिर स्कोप ऑफ एनर्जी ऑडिट, उसके अंदर क्या क्या स्कोप आते हैं आपके, कई प्रिलिमिनरी थिंग आती हैं, वॉक थ्रू ऑडिट्स आती हैं, डिटेल ऑडिट, वो आगे हम स्लाइड में आपको मतलब डिटेल और विस्तार पूर्वक बताना चाहूंगा। आइडेंटिफिकेशन ऑफ एनर्जी सेविंग प्रोजेक्ट्स, इसके बाद हम ये बताना चाहेंगे कि ऑडिट्स करने के बाद जो सेविंग इसके बाद मैं आपको बताना चाहूंगा कमर्शियल एनर्जी कंजप्शन पैटर्न इन इंडिया क्या है।
मतलब कमर्शियल एनर्जी कंजप्शन का मतलब होता है कि जो हमारी कमर्शियल एनर्जी कंजर्व हो रही है इंडिया में, कहाँ का है, हाउस होल्ड में कितनी हो रही है, इंडस्ट्रियल में कितनी हो रही है, ट्रांसपोर्टेशन में कितनी है, वो भी मैं आपको बताना चाहूंगा। एनर्जी सेविंग अपॉर्चुनिटी, कहाँ कहाँ एनर्जी सेविंग अपॉर्चुनिटी होती है, चाहे वो घर में हो, चाहे वो अपने वर्क प्लेस में हो, चाहे वो इंडस्ट्री में हो, वो भी मैं बताना चाहूंगा। स्ट्रेटजी फॉर एनर्जी कंजर्वेशन, क्या क्या स्ट्रेटजी हमें अपनाना चाहिए जिससे कि एनर्जी कंजर्वेशन हो। वर्क प्लेस एनर्जी रिकमेंडेशन एंड केस स्टडी, मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि मैंने जिस पॉलिटेक्निक में मैं एज ए लेक्चरर हूँ, मैं उस पॉलिटेक्निक का हमारे प्रिंसिपल सर मतलब हमने प्रिंसिपल सर से बात की, प्रिंसिपल सर ने बहुत उत्सुकता पूर्वक उस चीज को अडॉप्ट किया और गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक जमुनिया डी का हमने एनर्जी ऑडिट भी किया। एनर्जी ऑडिट करके हमने क्या एनर्जी सेविंग, क्या गैप है वहां पर, क्या एनर्जी सेविंग अपॉर्चुनिटी है, मैं आगे आपको बताना चाहूंगा। वही एनर्जी ऑडिट ऑफ जीपीएच, और इस रिपोर्ट मैंने कैसे बनाई, रिपोर्ट में कंपोनेंट क्या होते हैं, फिर क्या क्या हमने मॉनेटरी सेविंग बेनिफिट मिला, जो हमने एनर्जी सेविंग प्रोजेक्ट दिए थे गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक जमुनिया डी में, उसको क्या क्या, उसको लगाने के लिए क्या खर्चा आएगा, और वो खर्चे को कैसे, उससे एनर्जी सेविंग होगी, ये मैं आगे दिखाऊंगा एक लाइव एग्जांपल। और एनर्जी सेविंग फ्यूचरिस्टिक आइडिया फॉर, और मैंने पॉलिटेक्निक को बहुत ध्यानपूर्वक देखा, तो अभी पॉलिटेक्निक में बहुत ही बदलाव की जरूरत है जिससे आपकी एनर्जी कंजर्वेशन हो सकती है। तो मैंने कुछ एक दो आइडियाज, मतलब फ्यूचरिस्टिक आइडिया बोल सकते हैं, मैंने दिया है, जो आगे मैं स्लाइड में बताना चाहूंगा, इसका कंक्लूजन। तो आप एनर्जी, एनर्जी क्या होता है आप सब जानते हैं, आपने थर्मोडायनेमिक फर्स्ट लॉ में भी पढ़ा था, एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। जैसे कि एग्जांपल के रूप में आप देखिए, ए रूम हीटर, आप रूम हीटर यूज करते हैं अपने घरों में, हर कोई व्यक्ति यूज करता है जब विंटर टाइम आता है, तो क्या करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड टू थर्मल, और वो थर्मल एनर्जी से मुझे एक टेम्परेचर इंक्रीज मिलता है जिससे हमें कंफर्ट होते हैं हम विंटर सीजन। टरबाइन, आप लोग ने अगर कोई भी व्यक्ति और जो शिक्षक बने होंगे, स्टूडेंट को तो अभी मैकेनिकल के स्टूडेंट को समझ में आएगी। टरबाइन, टरबाइन क्या होता है, जो टरबाइन कन्वर्ट्स मैकेनिकल एनर्जी स्टोर्ड इन स्टीम टू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी। टरबाइन क्या करते हैं, जो बॉयलर के थ्रू स्टीम जनरेट होती है उससे वो मूव करती है और इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट, मतलब यहाँ इसका कहने का मतलब है एनर्जी कभी वेस्ट नहीं होती है, ये वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म में कन्वर्ट होती है। टाइप ऑफ एनर्जी, आप सभी को पता होगा कि एनर्जी दो टाइप की होती है, रिन्यूएबल एनर्जी, नॉन रिन्यूएबल एनर्जी। रिन्यूएबल एनर्जी क्या होता है, जो कभी भी हमेशा इन्वायरमेंट में रहता है, वो इनएग्जॉस्टेबल फॉर्म में रहता है, और उसको नॉन फॉसिल फ्यूल भी बोलते हैं, जो कि इन्वायरमेंट में, एनवायरमेंट नेचर में प्रोड्यूस होता है, कि उसको जितना उपयोग करे वो कभी खत्म नहीं होगा। जैसे कि सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी और हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी। सोलर एनर्जी, सोलर एनर्जी आप लोग जानते हैं आजकल गवर्नमेंट का भी स्कीम चल रहा है, पीएम सौर घर योजना, जिसमें आपको सब्सिडाइज वे में आप सोलर पैनल लगा सकते हैं घर में। वो इसलिए किया जा रहा है कि हर एक घर, हर एक बिल्डिंग आपका एक पावर जनरेशन का सोर्स बने। गवर्नमेंट जो स्कीम चलाई है जिसमें आपको 1,08,000 रुपए मिनिमम 3 किलोवाट के लिए सब्सिडी मिलती है, जिससे हम वो सिस्टम को अवेल भी कर सकते हैं और जिससे हमें बहुत फायदा भी होगा। और गवर्नमेंट का इस स्कीम से फायदा क्या है कि आपके रूफ टॉप में ये लगाया जाएगा, जिससे आप एक पावर सोर्स, पावर जनरेशन कर सकते हैं, और आपके इसे करने पर आपकी बिजली की खपत कम होगी। जो आप ग्रिड से लेते हैं वो क्या करेगा, नेट मीटरिंग लगाने के बाद वो ग्रिड से और आपने कितना बनाया उसको माइनस करके ही बिल आपकी चार्ज होगी। ये बहुत अच्छा स्कीम है, सभी को अपनाना चाहिए। विंड एनर्जी भी, विंड एनर्जी भी आप जानते हैं जो आपके कोस्टल एरिया में जनरली लगाया जाता है, ये सब रिन्यूएबल पावर का एग्जाम्पल है। जियोथर्मल एनर्जी, जियोथर्मल क्या होता है, जो आपके भूमि तल में जो आपके हीट है उसको हॉट वाटर के रूप में स्टीम जनरेट करके हम टरबाइन में दोबारा रन करके उसको पावर जनरेट कर सकते हैं, आप जैसा देख पा रहे हैं। हाइड्रो एनर्जी, हाइड्रो एनर्जी आप जानते हैं कि जहां पर आपके जैसे हिमाचल है, जहां पर आपके सी बेल्ट एरिया, आपके जहां रिवर बेल्ट एरिया है, वहां पर हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी का बहुत ही ज्यादा उपयोग किया जाता है, जिससे हम इजीली पावर जनरेट कर सकते हैं। जैसे हिमाचल है, बद्दी है, वहां पर हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी डैम, आपको डैम मिलेंगे, राइट। तो ये सब एग्जाम्पल है आपको रिन्यूएबल सोर्स के।
नॉन रिन्यूएबल आप लोग सब जानते हैं। नॉन रिन्यूएबल क्या होता है? जो एग्जॉस्टेबल फॉर्म में रहता है, जो कि आपके पॉल्यूशन फैलाता है इन्वायरमेंट में, जैसे कोल हो गया, ऑयल हो गया, नेचुरल गैस हो गया, न्यूक्लियर एनर्जी हो गया। अब हम बात करते हैं करंट एनर्जी सिनेरियो ऑफ इंडिया। अभी जैसा कि टॉपिक है एनर्जी कंजर्वेशन, मतलब कोई ये भी पूछ सकता है कि एनर्जी कंजर्वेशन हम क्यों करें? हमारे पास तो काफी अबैंडमेंट नेचर में रिन्यूएबल एनर्जी भी है, हमारे पास फॉसिल फ्यूल भी है, क्यों ऐसा करें? हम क्यों उस पर पैसा इन्वेस्ट करें, गवर्नमेंट उस पर क्यों करे? मैं आपको की फैक्ट बताना चाहूंगा। टोटल इंस्टॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी कैपेसिटी, ये डाटा अभी 2025 जुलाई का मैंने लेटेस्ट लिया हुआ है, 490 गीगावाट है एज पर नीति आईसी डाटा। जो आपकी रिन्यूएबल कैपेसिटी है वो 186.4 गीगावाट है एज पर मिनिस्ट्री ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी के द्वारा। और जो लो कार्बन शेयर है, जो कि आपका 22 ही परसेंट है, जो आपका 490 गीगावाट जो इंस्टॉल कैपेसिटी है, जिसमें आपका लो कार्बन का मतलब होता है जो कार्बन इमिशंस कम करते हैं, उससे थ्रू जो जनरेट करते हैं, वो सिर्फ ओनली 22% है। मतलब अभी भी हम टोटली डिपेंडेंट है फॉसिल फ्यूल, मीन्स हम टोटली डिपेंडेंट है नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, जैसे कोल, ऑयल, नेचुरल गैस। इंडिया एडेड 21.9 गीगावाट ऑफ सोलर, इस जिसके कारण गवर्नमेंट की स्कीम और गवर्नमेंट की विजन जो 2070 में आपको नेट जीरो करना है, नेट जीरो मतलब हमें पूरा CO2 नेट जीरो करना, मतलब हमें पॉल्यूशन नहीं रहना चाहिए। तो जो गवर्नमेंट ने टारगेट लिया 2070 में, तो उसके द्वारा रिन्यूएबल पावर की आपको इंस्टॉलेशन गवर्नमेंट ने स्कीम ने बढ़ाया। जैसे कि अभी इंडिया में एडेड जो है 21.9 गीगावाट सोलर एंड विंड कैपेसिटी है अभी जो चल रहा है। एनर्जी इन्वेस्टमेंट, एनर्जी के ऊपर इन्वेस्टमेंट कितना है? 68 बिलियन USD एज पर 2023। और अभी आप देख पा रहे हैं कि इलेक्ट्रिसिटी, इंडिया इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन शेयर, जैसे मैं बता रहा था आपको कि सिर्फ 22% ही जो रिन्यूएबल पावर के साथ लो कार्बन इमिशन फ्यूल के साथ बनाया जाता है, बाकी आपके 78% आपके फॉसिल फ्यूल पे यहाँ पे डिपेंडेंट है। जो भी हम घरों में और कई फैक्ट्रियों में या कमर्शियल बिल्डिंग्स में या ऑफिसेस में जो भी इलेक्ट्रिसिटी हम अभी यूज कर पा रहे हैं, मतलब फॉसिल फ्यूल के द्वारा ही जनरेट किया पाए, जो कि उसका परसेंटेज 78% है, जो कि काफी ह्यूज है। जो कि मतलब इससे ये डाटा से ये पता चल रहा है कि हम अभी भी टोटली डिपेंडेंट है नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ फ्यूल पे, जो कि ऑयल, गैस, नेचुरल गैस, कोल है। आप इससे देख पा रहे हैं कि इंडिया रिन्यूएबल इंस्टॉल कैपेसिटी कितना है? सोलर की देखिए 120 गीगावाट, विंड, स्मॉल हाइड्रो, बायोमास, वेस्ट टू एनर्जी। ये अभी सोलर पे ही मोर फोकस्ड है। विंड क्या है? विंड की एक आप डिमेरिट्स कर लीजिए, वो कोस्टल एरिया में ही रहती है, और विंड पावर को जनरेट करने के लिए आपको यूनिफॉर्म विंड चाहिए। कुछ उसके सरकमस्टांस होते हैं जो उनके रिक्वायरमेंट होते हैं, वो फुलफिल काफी कम कोस्टल एरिया में हो पाती है, इसीलिए वो विंड पावर ज्यादा सक्सेस नहीं है। तब भी गवर्नमेंट उस पर जोर दे रही है। स्मॉल हाइड्रो है, जो स्मॉल हाइड्रो आप देख रहे हैं, हाइड्रो अभी इलेक्ट्रिसिटी भी का शेयर भी बहुत कम है। बायोमास, वेस्ट टू एनर्जी, वेस्ट टू एनर्जी देखिए एकदम ना के बराबर है। वेस्ट टू एनर्जी से आप क्या समझते हैं कि बड़े बड़े देशों में जो डेवलप्ड कंट्री है वो वेस्ट से एनर्जी डेवलप करती है। जितने भी कूड़ा कचरा म्युनिसिपल वेस्ट होते हैं उसको सेग्रीगेट करती है, और अलग अलग सेग्रीगेशन के बाद उसको इंसिनरेशन में बर्न करके जो हम कोयला के थ्रू स्टीम जनरेट करते हैं, वो क्या करते हैं, वेस्ट के थ्रू एज ए एनर्जी सोर्स स्टीम जनरेट करके टरबाइन में रन करके आपको इलेक्ट्रिसिटी जनरेट। तो वेस्ट टू एनर्जी भी इंडिया में काफी यूज इन फ्यूचर में आपको देखने को मिलेगा। अभी हम बताना चाहूंगा कि कोल की रिजर्व क्या है। कोल की रिजर्व क्या है? अभी है 378.2 मिलियन टन एज ऑफ 23 अभी हमारे पास रिजर्व है। एनुअल प्रोडक्शन कितना होता है? 1040 मिलियन टन, राइट। एस्टिमेटेड अवेलेबिलिटी क्या है? मतलब मैं यही बताना चाहता कि आपकी जो फॉसिल फ्यूल है जिस पर पूरी तरह डिपेंडेंट है, अभी आपने पीछे भी देखा 78% हम इलेक्ट्रिसिटी बना रहे हैं फॉसिल फ्यूल पर, वो 364 ईयर्स में ये खत्म हो जाएगा। मतलब अगर अगर अभी हम 1 kg भी कोयला यूज नहीं करते हैं तब जाके 364 ईयर में खत्म। मगर आप देख रहे हो रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन, अर्बनाइजेशन के कारण कोयला कितना यूज हो रहा है। मतलब ये तो रिजर्व है कि 364 ईयर्स ही चलेगा।
मगर यूज भी आप इतना कर रहे हो कि वो हो सके 200 साल 100 साल में ही खत्म हो जाए, ये भी हो सकता है। लिग्नाइट, लिग्नाइट की क्या है हमारे पास, जो 47 बिलियन टन है, एनुअल प्रोडक्शन 50 है, और एस्टिमेटेड क्या है 948 ईयर्स के लिए ये अभी है हमारे पास। क्रूड ऑयल क्या है 671.4 मिलियन टन, एनुअल प्रोडक्शन क्या है 29.4, और ये लॉन्ग लास्टिंग, मतलब ये 23 ईयर्स के बाद हमारे पास क्रूड ऑयल नेचुरल गैस खत्म हो जाएगा। अभी आप हाल में ही देखे हैं कि अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप जो आपके टैरिफ बढ़ा दिए कि हम आपको इंपोर्ट नहीं एक्सपोर्ट नहीं करेंगे, इसके कारण क्या है कि इंडिया रशिया के पास क्रूड ऑयल के लिए इतना चीजें, मतलब आपकी जो पॉलिटिक्स चल रही है। तो क्यों चल रही है, क्योंकि सरकार को ये पता है कि अभी हम सोलर पर डिपेंड नहीं हो नहीं सकते, हमें टोटली डिपेंड होना है फॉसिल फ्यूल पर, क्रूड ऑयल पे, नेचुरल गैस रिजर्व पे। और जो हमारा नेचुरल गैस है वो ओनली 23 ईयर्स के लिए अवेलेबल है, जो कि कभी भी खत्म हो सकता है। जैसे अर्बनाइजेशन और इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रही है, वो कभी भी खत्म हो सकती है। नेचुरल गैस की रिजर्व सिर्फ 30 ईयर्स के लिए बचा हुआ है, और आप जान रहे हैं कि अभी भी मतलब गैस की इसकी स्कार्सिटी इतनी, अभी अभी आप सीएनजी की बात कर लीजिए, आपको चीजें अवेलेबल नहीं हो पाती, सीएनजी कार इतनी मार्केट में दौड़ रही है, मगर आपको इजिली सीएनजी अवेलेबल नहीं हो पा रही है। तो आप जान लीजिए कि 30 ईयर्स में क्या बचेगा हमारे पास, कुछ नहीं हो सके, ये आने वाले 10 साल में ही खत्म हो जाए, जैसा कंजप्शन चल रहा है। ये आप देख लीजिए एस्टिमेटेड फॉसिल फ्यूल लाइफ टाइम, जो मैंने आपको फैक्ट एंड फिगर के थ्रू बताया। वाई टू कंजर्व, मैं ये पीछे जो आपको फिगर एंड फैक्ट्स और फॉसिल फ्यूल और एनर्जी के बारे में डिस्कशन दे रहा था, उसका हर स्लाइड से एक दूसरे का लिंक है कि वाई टू कंजर्व, वी हैव लिमिटेड फॉसिल फ्यूल अवेलेबल ऑन अर्थ। आपने फिगर एंड फैक्ट से जो भी मैंने डाटा प्रेजेंट किया वो लेटेस्ट 24 और 25 का 2025 का डाटा है। तो जब आपके पास लिमिटेड फॉसिल फ्यूल है तो मुझे कंजर्वेशन तो करना ही पड़ेगा। हर एक व्यक्ति को, हर एक इंडस्ट्री को, हर एक घर ओनर को, हर एक ऑफिस बियरर को, सबको कंजर्व करना पड़ेगा अगर हमें आगे बढ़ना है और सस्टेनेबल बनाना है अपने इन्वायरमेंट को। तो आवर डिमांड फॉर एनर्जी इंक्रीजिंग डे बाय डे, मैंने बताया कि अभी आप जो भी एनर्जी फॉसिल फ्यूल है, अगर अभी आप स्टॉप कर दोगे तो वो आपके 23 साल बचेगा नेचुरल गैस, 300 साल बचेगा कोयला। मगर आपकी अर्बनाइजेशन इंडस्ट्रियलाइजेशन इतनी तेज चल रही है और डिमांड इतना बढ़ता जा रहा है कि हो सके वो मतलब आपका 100 साल में ही खत्म हो जाए। इट इज पॉसिबल दैट someday most of the fuel will be exhausted and we will have to switch over the alternate fuels, right? क्योंकि हमें ऐसा तो नहीं कि हमें 200 साल के बाद, 20 साल के बाद ये खत्म होने वाला है, मतलब पूरा देश या कंट्री। हमें आगे भी पीढ़ी दर पीढ़ी बढ़ते रहना है और अपने आप को डेवलप भी करते रहना है, डेवलपिंग के पाथ पे चल के डेवलप भी होना है। तो उसके लिए एक कंट्री के लिए डेवलप होने के लिए हमें इंडस्ट्रियलाइजेशन, अर्बनाइजेशन की बहुत जरूरी है, और उस जरूरी को पूरा करने के लिए हमारे पास फ्यूल होना चाहिए, और जिसके लिए फॉसिल फ्यूल पर हम डिपेंडेंट नहीं हो सकते, हमें टोटली अल्टरनेट फ्यूल की सर्च करनी पड़ेगी। तो अभी क्या सिनेरियो है, क्रूड ऑयल 23 से 25 साल में खत्म हो जाएगा, गैस आपका 28 से 32 साल में खत्म हो जाएगा, कोयला आपका 300 से 370 साल में खत्म हो जाएगा अभी। मगर जिस टाइप का आपका यूज हो रहा है और इंक्रीजिंग कंजप्शन होने के कारण ये जो आपके फिगर एंड फैक्ट है ये आपके हाफ भी हो सकते हैं, ठीक है? तो आपके पास सॉल्यूशन क्या बचता है? एवर थॉट ऑफ लाइफ विदाउट ऑयल, आप क्या सोच सकते हो कि आपकी लाइफ विदाउट ऑयल गैस कैसे चलेगी? आप एक बार सोचो कि अगर तेल बिल्कुल खत्म हो गया, ऑयल खत्म हो गया, चारों तरफ अफरा तफरी मच जाएगी। किसी को डीजल लेना है, किसी को पेट्रोल लेना है, इंडस्ट्री को भी डीजल चाहिए, पेट्रोल चाहिए, गैस चाहिए चारों तरफ। तो आप इमेजिन भी नहीं कर सकते कि ये चीजें खत्म हो जाती तो क्या होगा। तो इसका एक ही सॉल्यूशन है, एनर्जी कंजर्वेशन एंड यूज ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी, राइट? आप ये फोटोग्राफ से देख सकते हैं कि एक चूल्हा जल रहा है, चूल्हे के ऊपर एक खाना पतीले में बन रहा है, और उसकी स्टीम को ना वेस्ट करके एक और पतीला है उसके ऊपर, इसके ऊपर एक और पतीला है, इसके ऊपर एक पतीला। मतलब हमें ऐसी जरूरत हो गई है कि हम एक स्टीम को, जो कि भाप बन के उड़ रहा है, उसको भी हम, क्योंकि उसमें भी हीट एनर्जी है, उसकी भी कैलोरिक वैल्यू है, उसको भी मुझे उपयोग करना है आगे। और एक दूसरा हमें रिन्यूएबल पावर पर जो कि हम यूज करेंगे तो हम आगे अपने फॉसिल फ्यूल पर डिपेंडेंट अपने आप को घटा पाएंगे।
तो अब बात करते हैं कि ये सब सिनेरियो देखते हुए हमारे यहाँ जो गवर्नमेंट चल रही है, जो ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी चल रही है, वो पॉलिसी कब डेवलप हो कि जैसे हमें एनर्जी कंजर्व करना है। तो इन इंडिया गवर्नमेंट हैज पास्ड एनर्जी कंजर्वेशन बिल 2001 फॉर बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ एनर्जी एंड कंजर्वेशन ऑफ फॉर द सेम। तो गवर्नमेंट को भी लगा कि हम फॉसिल फ्यूल पर डिपेंडेंट नहीं हो सकते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ क्रूड ऑयल की इतनी वो नहीं है, हमारे पास रिजर्व नहीं है कि हम, और जो इतने घिंचा तनाव अपने फॉर्म जो अदर कंट्री के साथ डिप्लोमेटिक ये सब चल रहा है, हम उनसे तेल भी नहीं ले सकते, कब क्या हो जाएगा कब आप देख ही रहे हो। तो हमें अल्टरनेटिव फ्यूल को देखना पड़ेगा, इसीलिए एनर्जी कंजर्वेशन बिल बनाया गया 2001। बाय दिस एक्ट it is mandatory for energy intensive sector to get their energy audit conducted by accredited energy authority। आपको बता दूं कि डेजिग्नेटेड कंज्यूमर ये होता है जो इंडस्ट्री बड़े बड़े होते हैं, जिनकी लोड जो जैसे आपके घरों में भी क्या होता है, आप एक लोड लेते हो, सेंसर लोड लेते हो, कॉन्ट्रैक्ट डिमांड 1 किलोवाट लेते हो, 2 किलोवाट लेते हो, तो उसी तरह बड़े बड़े इंडस्ट्री भी एक सेंसर लोड लेती है, 500 किलोवाट, 1 मेगावाट, ठीक है, 10 मेगावाट, 20 मेगावाट, एज पर उसकी जो लाइसेंस है उसके हिसाब से वो क्या प्रोडक्ट बना रही है। तो उसको डेजिग्नेटेड कंज्यूमर बोलते हैं, जो बहुत बड़ी इंडस्ट्री होती है। उसको गवर्नमेंट ने फिक्स कर दिया है, हर एक 3 साल बाद आपको सर्टिफाइड एनर्जी ऑडिटर से आपको ऑडिट करवाना ही है, और वो रिपोर्ट में आपको ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी में सबमिट करना है। और उस रिपोर्ट को सबमिट करने के बाद गवर्नमेंट आपको टारगेट देगी कि आपको फर्दर नेक्स्ट 3 इयर्स में आपको 5 to 10% एनर्जी को रिड्यूस करना है जो आप यूज कर रहे हो। ऐसा नहीं कि आपके पास पैसा है तो आप एनर्जी को खरीदते जाओ और मिसयूज करते जाओ, ऐसा नहीं है। आपको टारगेट मिलेगा, उस टारगेट को आपको रिडक्शन करना पड़ेगा, तब आपको नेक्स्ट सर्टिफिकेशन मिलेगा, नहीं तो आपको पेनाल्टी लगेगा आपको। एनर्जी एसेंशियल फॉर डेवलपमेंट बट इट्स ओवर यूज कॉज इन्वायरमेंटल डैमेज। आप देख ही रहे हो, जितना फॉसिल फ्यूल आप यूज करोगे उससे आपके इन्वायरमेंट डैमेज ही होगे, हर तरह पॉल्यूशन ही फैलता रहेगा। आप आजकल देखो इंडस्ट्री में क्या होते हैं कि पॉल्यूशन की इक्विपमेंट लगे होते हैं, जो जैसे आपके जो इक्विपमेंट है, ईएसपी है, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर है, साइक्लोन सेपरेटर्स है, वो क्यों लगे रहते हैं कि आपके हीट भी वेस्ट ना हो, और आपका जो आपके पॉल्यूशन जो फैला रहे हैं, जो आप फॉसिल फ्यूल यूज कर रहे हैं, वो भी आपके गैसियस जो हार्मफुल गैसियस है वो आपके इन्वायरमेंट में ना जाए। आप देख ही रहे हो, इतना आपके ठंडियों में क्या होता है, कहीं प्रणाली जल रहा है वहां से स्मोक आ रहा है, इतने आपके कार चल रहे हैं, फॉसिल फ्यूल यूज हो रहे हैं, डीजल पेट्रोल, उसके कारण भी गैसेस निकल रहे हैं। फिर एनर्जी कंजर्वेशन रिड्यूस डिमांड एंड प्रमोट सस्टेनेबिलिटी। अगर एनर्जी कंजर्व करते हैं तो ये आपके डिमांड को रिड्यूस करेगा और सस्टेनेबल ग्रोथ को बढ़ाएगा, सस्टेनेबिलिटी की तरफ हम बढ़ेंगे। एनर्जी ऑडिट हेल्प आइडेंटिफाई सेविंग अपॉर्चुनिटी। अगर हम एनर्जी ऑडिट करेंगे तो हमें ऑब्वियस सी बात है, जो हमारे घरों में, हमारे स्कूलों में, हमारे कॉलेजों में, हमारे इंडस्ट्री में, एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं। पहले हम लोग 20, 30, 40 साल पहले बल्ब जलाते थे 100 वाट का। आज वही बल्ब हटा के हम 10 वाट का, 5 वाट का एलईडी बल्ब जलाते हैं। वो 100 वाट लेता था उसी रोशनी को पैदा करने के लिए, मगर आज एलईडी सिर्फ 5 वाट में वही रोशनी को हम देख पा रहे हैं, उसी रोशनी से यूज कर पा रहे हैं। मतलब आप जानिए कि 95 वाट आपका एक बल्ब से सेविंग हो सकता है। तो आप जान लीजिए इतने आपने इतना एनर्जी जो कंज्यूमिंग इक्विपमेंट है, आपके एसी हैं, गीजर हैं, लैपटॉप हैं, हीटर्स हैं, ये सब तो आपके मतलब होम्स में रेफ्रिजरेटर्स हैं। तो आप इस पे कोई तो ध्यान देता नहीं है कि क्या चल रहा है, नहीं चल रहा है, बस हमें कंफर्ट चाहिए, एसी चल रहा है, मगर क्या एसी वो खराब हो चुका है, क्या वो 24 डिग्री को बनाने के लिए क्या कितना एनर्जी कंज्यूम कर रहा है। टुगेदर दे इंश्योर एफिशिएंसी एंड एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन। तो ये जो भी हम कल चीजें करेंगे उससे फायदा क्या होगा कि हम सस्टेनेबल ग्रोथ की तरफ बढ़ेंगे और हमारा एनर्जी कंजर्व भी होगा और हम फॉसिल फ्यूल पर डिपेंडेंट नहीं रहेंगे। व्हाट इज एनर्जी कंजर्वेशन? द प्रैक्टिस ऑफ रिड्यूसिंग एनर्जी कंजम्पशन। मतलब जो आप एनर्जी कंज्यूम कर रहे हो उसको कैसे रिड्यूस करना है। रिड्यूस करने का मतलब ये नहीं है कि हमें बस चीजें, अगर हमें एसी चलाना है समर टाइम में, गर्मी में चलाना है, मगर हमें कैसे चलाना है, कौन सा इक्विपमेंट यूज करना है, क्या वो 5 स्टार है, क्या हमें मतलब ऐसा तो नहीं हम 16 डिग्री पे चला रहे हैं। हमें एक कंफर्ट टेम्परेचर बॉडी की क्या होती है 26 से 27 डिग्री होती है, तो हमें हमेशा 24 डिग्री पे चलाना चाहिए। हमें हमेशा रूम को पैक रखना चाहिए, हमारा रूम पे कर्टन होना चाहिए, कोई सनलाइट बाहर से ना आए, जिससे आपकी क्या होगी कूलिंग कंफर्ट
बनी रहेगी। एक छोटा सा एग्जांपल बता रहा हूँ यही कि कूलिंग कंफर्ट बनी रहेगी, तो आपका ये जो एसी है वो बार बार ऑन ऑफ नहीं होगा। अगर वो टेम्परेचर मेंटेन कर दिया तो बंद हो जाएगा। अगर आप खिड़की दरवाजे खोल दोगे तो आपने एसी भी चला रखा है, उससे क्या होगा कि आपका टेम्परेचर भी मेंटेन नहीं होगा और आपकी बिजली भी खपत होती रहेगी। इन्वॉल्व एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज, हमें एनर्जी को एफिशिएंट वे में बनाना है, एफिशिएंट यूज करना है, राइट। आजकल आप देख रहे हैं कि जो भी आपकी अप्लायंसेस आ रही है 5 स्टार रेटिंग की आ रही है, एनर्जी एफिशिएंट अप्लायंसेस आ रहे हैं, ठीक है, तो उसको खरीदना है। इनकरेज एडेप्टेशन ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी, जैसे हमने बताया पीएम घर हर घर सौर योजना चल रहा है, रिन्यूएबल पावर को हमें अडॉप्ट करना है। उसमें गवर्नमेंट आपको 3 किलोवाट पर 78,000 आपको सेंट्रल गवर्नमेंट से सब्सिडी मिल रही है और आपको 30,000 रुपए स्टेट गवर्नमेंट से सब्सिडी मिल रही है, जो कि मिला के 1,08,000 होते हैं अगर आप 3 किलोवाट से 10 किलोवाट तक कोई भी सोलर पैनल इंस्टॉल करते हैं घर पर, ठीक है। तो इससे क्या होगा, रिन्यूएबल पावर आप लगाओगे और इससे फायदा क्या है, गवर्नमेंट को एक कोई लैंड नहीं ढूंढना पड़ रहा, आप अपने ही घर में एक पावर जनरेट कर रहे हो, जो कि जितना यूज कर पा रहे हो आप यूज करोगे, नहीं तो वही आप ग्रिड में उसको फ्लो करवा के वो और घरों में यूज होगा। रिड्यूस ग्रीन हाउस गैस इमिशन, ऑब्वियस सी बात है, जब एनर्जी कंजर्व होगा, जब रिन्यूएबल पावर की एनर्जी आप यूज करोगे तो आपकी एनर्जी जो ग्रीन हाउस गैसेस है उसकी इमिशन कम होगी। व्हाट इज एनर्जी ऑडिट, अभी ये सब चीजें हमें एनर्जी को कंजर्व करने के लिए हमें ऑडिट करना पड़ेगा। ऑडिट मतलब जैसे हम लोग अभी भी कई चीजें जैसे लेखा है, जो आप अकाउंट सेक्शन है वो क्या करते हैं, ऑडिट करते हैं अपने, जो भी पत्रवाली आती है, जो भी फाइनेंस डिपार्टमेंट है, तो उसी तरह एक ऑडिट होती है एनर्जी की। एनर्जी ऑडिट में क्या करते हैं, जो भी आपके एनर्जी कंज्यूमिंग जो इक्विपमेंट्स है, चाहे वो घरों में हो, चाहे वो इंडस्ट्री में हो, चाहे आपके स्कूल में हो, चाहे वो कॉलेजेस में, उसको हमें देखना है किस टाइप के इक्विपमेंट लगे हैं, वो किस के लिए प्रयोग में आ रहे हैं, और वो इक्विपमेंट लगे हैं तो क्या वो सही है। 5 साल लगा के हम भूल गए क्या वो सही चल रहा है, कि अगर हमें 1 किलोवाट वो लेना था, अगर कोई एसी हमने लगाया है तो हम उसको कैसे जानेंगे कि वो 2 किलोवाट ले रहा है, कैसे जानेंगे कि वो अभी टेम्परेचर हम सेट पॉइंट जो डाल रहे हैं 24 डिग्री वो अटेंड करवा भी पा रहा है कि नहीं करवा पा रहा है। तो ये सब कैसे होगा, ये सब आपको एनर्जी ऑडिट करवा के करने से ही होगा, ठीक है। तो ये क्या होता है, इज एन इंस्पेक्शन मेजरमेंट सर्वे एंड एनालिसिस ऑफ एनर्जी फ्लो ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन इन इंडस्ट्री बिल्डिंग एंड प्रोसेस सिस्टम, राइट। ये मेजरमेंट करते हैं, आपको आगे बताऊंगा कि एनर्जी ऑडिट होता कैसे है। फिर ये एनर्जी ऑडिट के फायदे क्या होते हैं, टू रिड्यूस द अमाउंट ऑफ एनर्जी इनपुट इनटू द सिस्टम विदाउट नेगेटिवली अफेक्टिंग द आउटपुट। मैंने आपको बताया कि हमें एनर्जी का ऐसा नहीं कि एनर्जी बचाने के लिए एनर्जी यूज बंद कर देना, फैन हमें फैन ही बंद कर दो भैया, एनर्जी ही नहीं यूज करना है, एसी ही बंद कर दो, नहीं, हमें एसी चलाना है, फैन चलाना है, लाइट चलाना है, मगर कितना चलाना है, कब चलाना है, कैसे चलाना है वो हमें देखना है। हमें कंफर्ट भी खराब नहीं करना है, मगर एनर्जी भी मिसयूज नहीं करना है, ठीक है, आउटपुट को हार्म नहीं करना है। आइडेंटिफाई एनर्जी सेविंग अपॉर्चुनिटी, और अगर हम इक्विपमेंट को देखते हैं, अगर कुछ हमें माल फंक्शनिंग आता है, कुछ चीजें मतलब चीजें जो हमने नया खरीदा था उससे अगर कुछ चेंजेस डिविएट होती है तो माल फंक्शनिंग को चेक करेंगे और उसकी अपॉर्चुनिटी को जानेंगे, कैसे उसको रिप्लेस कर सकते हैं, क्या पॉसिबिलिटी है एनर्जी सेविंग करने के लिए। इवेल्युएट्स कॉस्ट बेनिफिट ऑफ इंप्रूवमेंट, फिर इवेल्युएशन करेंगे, जैसे एक एसी आप खरीदने जा रहे हो 1.5 टन की, 35 से 40 हजार रुपए के मिलते हैं, तो आप बोलोगे कि बताओ अभी हम पुराने वाले को रिपेयर करें कि नया लें। पुराने वाले को रिपेयर करेंगे तो हमारा 5,000 में हो जाएगा, अगर नया लेंगे 5 स्टार तो वो 40-50 हजार आएगा। मगर हमें वो देखना है कि पुराना वाला सेम 24 डिग्री को बनाने के लिए टेम्परेचर कितना एनर्जी ले रहा है। अगर वो एनर्जी ज्यादा ले रहा है, अगर उसका पैसा आपका बाई बैक 6 महीने में आ जा रहा है, तो हम क्यों ना पुराने को हटा के नया ले लें, क्योंकि एक एसी एक अप्लायंस 10-12 साल के लिए होता है। आप जितना वो 5,000 बचाने, आप वो 50,000 लगाने के बजाय 5,000 लगा दोगे, मगर वही 50,000 आपका 6 महीने बिजली में निकल जाएगा, वही 1 साल आप बिजली बिल भर दोगे। ऐसा ऐसे गणित लगाना चाहिए कि आपको उसको बोलते हैं आरओआई, पे बैक, आप कितना पैसा लगा रहे हो और एनर्जी पर कितना खर्च कर रहे हो। फिर रिकमेंडेड स्ट्रेटजी फॉर एनर्जी एफिशिएंट यूज, हमें क्या करना है कि जो एफिशिएंट एनर्जी यूज करना है, एफिशिएंट जो एनर्जी है उसको स्ट्रेटजी बनाना है कि कैसे यूज कर सकते हैं, उसको यूज करने से कैसे हमारा फ्यूल की कंजप्शन और हमारी, ऑब्वियस सी बात है आपकी इलेक्ट्रिसिटी बिल पर रिफ्लेक्ट होना चाहिए।
अगर हम एनर्जी एफिशिएंट इक्विपमेंट यूज कर रहे हैं तो अल्टीमेटम हमें सरकार लास्ट में क्या देती है, एक बिल थमा देती है कि ये बिल आपको पे करना है। हम देखते हैं पिछले महीने 2,000 आया था, अब 5,000 आ गया है। तो वही इक्विपमेंट, वही सेम सिस्टम पर 5,000 क्यों आ गया? 5,000 इसीलिए आ गया क्योंकि मे बी आपका एसी माल फंक्शनिंग हो गया हो, या आपके गीजर काम नहीं कर रहे होंगे। आप जो टेम्परेचर, जो जो हीट आपके पानी, जो आप नहाने के लिए मान लीजिए ठंडी के टाइम में आपको 50 डिग्री का, 40 डिग्री का, मान लीजिए आपको पानी चाहिए 30 डिग्री का, 35 डिग्री का, जो पहले आपको 1 घंटे में बनाता था, वही गीजर आपको 2 घंटे में बना रहा है। वो बिजली तो उतना 2 घंटे का खपत कर गया, मगर उसकी टाइमिंग बढ़ गई, आपकी इलेक्ट्रिसिटी बिल बढ़ गई। तो इससे ये है कि आप एनर्जी ऑडिट करोगे तो इससे फायदा आपका ही है। फायदा ये है कि आपकी जो एनर्जी कंजप्शन कम होगी, और आप जो बिजली बिल जमा करते हो आप वो हमेशा कम साइड में ही जमा करो। अब क्या होता है कि सर ये ऊपर जो आ रहा है एडमिट हट सकता है सर, ये जो क्रॉस। अब क्या मैथोलॉजी क्या है एनर्जी ऑडिट का? तो मैथोलॉजी होता है एक पहला डाटा कलेक्शन। ऑब्वियस सी बात है कि हम कहीं भी जाते हैं तो बिना डाटा के हम कैसे बात कर सकते हैं, और डाटा कलेक्ट करना कैसे है वो मैं आगे बताऊंगा। डाटा कलेक्ट करेंगे तभी तो हम एनालाइज कर पाएंगे चीजें कि वो हमारी इक्विपमेंट सही चल रही है कि खराब चल रही है। मेजरमेंट एनालिसिस, डाटा कलेक्शन के बाद डाटा करेंगे क्या? डाटा को हम एनालाइज करेंगे। एनालाइज इन द सेंस कि जैसे कि एसी हमारा पहले हम देख रहे थे, उसकी पावर कंजप्शन को हम मीटर लगाएंगे, ठीक है, उसकी पावर एनालाइजर बोलते हैं, मैं आगे आपको इक्विपमेंट दिखाऊंगा। उस पावर एनालाइजर से हम आप रनिंग कंडीशन में हम जान पाएंगे कि वो एसी कितना पावर ले रहा है इंस्टेंट, ठीक है। और पहले जब ये खरीदे थे तो अब उसमें क्या आपके नेम प्लेट में जो आपको गारंटी कार्ड लिखा था उसमें कितना पावर लिखा हुआ था, तो उसे कंपेयर करेंगे, वही एनालिसिस और मेजरमेंट करेंगे, फिर नॉलेज शेयरिंग करेंगे। और इस मैथोलॉजी में 3 टाइप की चीजें होती है। कभी भी एनर्जी ऑडिट होती है, ऐसा नहीं करना है हमें चीजों को बस हमें रिप्लेस कर देना, अच्छा ये खराब हो गया, ये सही नहीं चल रहा, इसको रिप्लेस कर दो, नहीं। पहले हमें देखना है कि जो चीज हमें लगाना है, अब मान लीजिए आपका रूम है 10 बाई 10 का, ठीक है, आप वहां 5 टन का एसी लगा दोगे, क्या फायदा होगा? आप पूरे रूम में शिमला बना के सोओगे, चादर ओढ़ लोगे, रजाई ओढ़ लोगे, उसका कोई वांटेड है, कोई मतलब है? मतलब आपको कैपेसिटी यूटिलाइजेशन, मतलब आपको जितनी जरूरत है उतना ही चीजें लगाओ। अगर हम 1 टन में 10 बाई 10 का रूम लगा सकते हैं तो हम 1 टन लगाएंगे, 1 टन का एसी लगाएंगे तो हमारा 1 1.5 यूनिट ही लगा उठाएगा हर घंटे। अगर वही 5 किलोवाट को लगा देंगे तो ऐसा नहीं है कि आपका वो मतलब कि बहुत अच्छा हो जाएगा, बहुत अच्छा नहीं होगा। आपका क्या होगा, वो एक पार्ट लोड में 5 किलोवाट का एसी चलेगा ही चलेगा, वो 3 3.5 किलोवाट लेगा ही लेगा। तो आपकी रिक्वायरमेंट तो फुलफिल हो जाएगी मगर आपकी एनर्जी कंजप्शन बढ़ जाएगी। इसलिए कैपेसिटी यूटिलाइजेशन बहुत जरूरी है। कई भी आप देखोगे, कई बार क्या होता है, हमने छोटे रूम में बड़ा एसी लगा दिया, बड़े रूम में छोटा, तो आप कैपेसिटी के हिसाब से एसी को चेंज करो कि उस एसी को कहाँ लगना है। रूम अगर साइज बड़ा है तो बड़े एसी को वहां लगाना चाहिए, छोटे एसी को निकाल के छोटे रूम में लगा दो, ठीक है। बाथरूम छोटा है तो उसी हिसाब से आप गीजर खरीदो, 10 लीटर का खरीदो। किचन में इंस्टेंट गीजर खरीद दिया आप 2 लीटर का, 5 लीटर का, वहां भी लोग बड़े बड़े 25-25 लीटर का गीजर लगा देते हैं। वो पता चले कि आपने पानी 25 लीटर का गर्म कर लिया, मगर किचन में यूज होना 2 लीटर, आपने क्या किया, गर्म तो कर लिया, बाद में फिर ठंडा कर रहे हो उसको बंद करके, आप मिस यूज कर रहे हो एनर्जी का। आपको जितना यूटिलाइज, जितना पानी गर्म चाहिए उतना ही यूज करो उसको। फाइन ट्यूनिंग, फाइन ट्यूनिंग का मतलब होता है कि हम क्या कुछ पार्ट्स को, कुछ चीजों को बदल के क्या चीजों को कर सकते हैं क्या, उसको सही फाइन ट्यून करना है उसको। फिर क्या करना है, लास्ट में हमें देखना है टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन। क्या हमारा जो चीजें हमने प्रोडक्ट लिया है घरों में, चाहे बल्ब हो, एसी हो, गीजर हो, जो भी लाइट हो, क्या हमारा वो टेक्नोलॉजी पुराना हो गया है, उस टेक्नोलॉजी की वजह से हमारा बिजली बिल बढ़ रही है, तो उसको हम लोग टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करना चाहिए टाइम टू टाइम। जैसे कि आप देखिए, पूरा आपका जो बल्ब था, जो 100 वाट का बल्ब, आज रिप्लेस हुआ सीएफएल से, सीएफएल से एलईडी से। अब हम बात कर रहे थे कि डाटा कलेक्शन कैसे करेंगे। ऐसा तो नहीं कि हम बस गए और डाटा कलेक्ट हो गया। डाटा कलेक्ट करने के लिए ये सब इक्विपमेंट की जरूरत हो पड़ती है। जैसे आपका पावर एनालाइजर हो गया जो पावर को मेजरमेंट करेगा, आपके पीटर ट्यूब हो गया जो आपको प्रेशर को मेजरमेंट करेगा, फ्लू गैस एनालाइजर हो गया जो आपके फ्लू गैसेस, जो इंडस्ट्री में फ्लू गैसेस जा रहे हैं, निकल रहे हैं,
कैसे पता चलेगा कि फ्लो गैसेस क्या क्या निकल रहे हैं, उसको मेजर करेगा। हाई प्रेशर मेजर करेगा, एनमोमीटर से वेलोसिटी मेजर करेंगे, टेम्परेचर से हम टेम्परेचर, लक्स मीटर से लक्स जो लाइट है। कई बार जब मैं मतलब पॉलिटेक्निक में नहीं था, इससे पहले इंडस्ट्री में था, तो हम ऑडिट करते थे बड़े बड़े होटल्स का, बड़े बड़े कमर्शियल बिल्डिंग का। यहाँ पता लग रहा है कि हमें 20 वाट की बल्ब की जरूरत है, उसने लगा रखा 100 वाट, क्या फायदा। तो जो तो उसके लिए हम लक्स मीटर यूज करते हैं कि कितना वो लुमेक्स दे रहा है, कितनी लाइट इंटेंसिटी यूज चाहिए उस एरिया में, उस 10 बाई 10 रूम में या उस कॉन्फ्रेंस रूम में, उसी हिसाब से हम लक्स, हमें चाहिए 2 बल्ब, हम लगा दिए 50 बल्ब। आप एक बार आए और एक ही स्विच से 50 बल्ब जला दिए। तो यहाँ भी आप देखिए कि एनर्जी एफिशिएंसी हम ऐसे भी कर सकते हैं, हर एक स्विच का बल्ब अलग अलग होना चाहिए, हमें रिक्वायरमेंट है उसी हिसाब से जलाएंगे। कई बार हमने देखा है होटल्स में गए, रूम में गए, एक बल्ब से पूरा सर्किट ऑन हो गया, रिक्वायरमेंट हमें एक बल्ब की है मगर सारा सर्किट चल रहा है अनवांटेड, तो आपकी एनर्जी वेस्ट हो रही है। ये सब इक्विपमेंट आपको ऑडिट करने के लिए चाहिए। फ्लू गैस एनालाइजर होता है, हाई प्रेशर मीटर होते हैं, अल्ट्रासोनिक फ्लो मीटर होता है, आपके इंफ्रारेड गन होते हैं, जो गन्स से हम टेम्परेचर, ये सब इंडस्ट्रियल यूज होते हैं, और घरों में भी, घरों में और बिल्डिंग्स में जनरली आपके पावर मीटर यूज होते हैं। पावर मीटर कि आपके जो भी इक्विपमेंट है, अप्लायंस है, क्या आपकी बिजली खपत क्या हो रही है, उसको मेजर करने के लिए, तभी तो आप जान पाओगे। ठीक है, तो ये सब इक्विपमेंट होना चाहिए एक एनर्जी ऑडिट करने के लिए। और जितने भी प्रोफेशनल एनर्जी ऑडिटर्स होते हैं, बड़ी बड़ी कंपनी जो ऑडिट करती है, उनके पास सारे इक्विपमेंट होते हैं। इन्हीं से हम डाटा लेते हैं, इनसे ही डाटा कैप्चर करते हैं और डाटा को रिकॉर्ड करते हैं। इसमें डाटा रिकॉर्डर भी होते हैं। कई बार, जैसे आपको एग्जांपल देता हूं, पंप है, पंप आपके घरों में भी एक एग्जांपल देता हूं, एक सिंपल से एग्जांपल है। आपकी घर की मंजिला है, 40 फीट की हाइट है, जहां पर टंकी रखा हुआ है। ठीक है, आपको टुलू पंप जो लगाते हो आप, जो कि पानी आपका नीचे से ऊपर पहुंचाता है, कई लोग लगा देंगे 1 किलोवाट का अनवांटेड। आपको पंप भी ऐसा सेलेक्ट करना है कि आपका हेड कितना है, 40 मीटर का अगर घर है, 40 फीट का घर है, अगर 4 मंजिले पर जाना है, या 11-11 जो भी हाइट होगी, उस हिसाब से पंप का सिलेक्शन करना है, उस हिसाब से आपको टूलू पंप लगाना है। ऐसा नहीं कि आपको हेड की रिक्वायरमेंट है 20 मीटर की, आपने लगा दिया 50 मीटर की, चलो यार उसी उसी पैसे में आपको मिल रहा है तो लगा दिया। ऐसा नहीं है, आपका पैसा तो उसी पैसे में आ गया, मगर आपकी पावर कंजप्शन बढ़ जाएगी। आपको आपको मतलब क्या, आपकी रिक्वायरमेंट पूरा होना चाहिए। तो आप पंप उसी हिसाब से लगाओगे घर में जितनी हेड है, और जितनी भी पंप सिलेक्शन होती है वो हेड के हिसाब से होती है। हेड बढ़ाते जाओगे, आपका पावर कंजप्शन बढ़ता जाएगा, आपकी रिक्वायरमेंट तो फुलफिल हो जाएगी, मगर आपकी बिजली बिल में आपको रिफ्लेक्ट मिलेगा, आपकी बिजली बिल बढ़ के आएगी हमेशा। तो ये जब मैं इंडस्ट्री में था, तो इस टाइप के देखिए जो आपके पैनल होते हैं, इस टाइप की पावर एनालाइजर हम लगा के छोड़ देते हैं, जो 3 दिन 4 दिन 5 दिन आपकी डाटा रिकॉर्ड करते हैं। ऐसा नहीं कि इंस्टेंट जाके डाटा हमें वोल्टेज ले लेना है, एम्पियर ले लेना है, ऐसा नहीं। ये इंस्टेंट लगा के आप छोड़ दो, ये डाटा लॉगर होते हैं। इसमें ये कंटिन्यूस आपकी सारी पावर क्वालिटी, जो भी आपकी वोल्टेज चल रही है, एम्पियर चल रहा है, इंस्टेंट लोड चल रहा है, हार्मोनिक चल रहा है, सब रिकॉर्ड करेगा इस पे। ठीक है, ये पिक्चर मैंने इंडस्ट्री में लिया था। अब ये देखिए फ्लो मीटर है, ये इस टाइप के फ्लो मीटर देखिए 163 मीटर क्यूब पर आवर ये दिखा रहा है। ये फ्लो मीटर होता है, जो कि अल्ट्रासोनिक फ्लो मीटर जिसको बोलते हैं। तो पाइप के ऊपर ही लगा के अल्ट्रासोनिक फ्लो मीटर, अल्ट्रासोनिक प्रिंसिपल के ऊपर काम करता है ये, और ये आपको फ्लो दिखाता है। तो ये फ्लो क्यों मेजर कर रहे हैं, फ्लो मेजर इसलिए कर रहे हैं, मान लीजिए ये पंप कहीं लगा हुआ है, इसी पंप के द्वारा आपके पाइप पे पानी जा रहा है, राइट। तो पंप आपने कुछ लगा रखा है कैपेसिटी के हिसाब से, 2 किलोवाट, 4 किलोवाट, 5 किलोवाट। ठीक है, तो हमने पंप लगाया था 200 मीटर क्यूब पर आवर, मतलब 200 मीटर क्यूब पर आवर का आपका फ्लो देगा। मगर हम जब मेजरमेंट कर रहे हैं तो मेरा आया 163। तो क्या पंप खराब हो गया है, क्या उसका परफॉर्मेंस डिटोरिएट हो गया है, पावर क्या वो ज्यादा ले रहा है? उस फ्लो के लिए जो हमने 200 मीटर क्यूब के लिए पंप खरीदा था रिक्वायरमेंट के लिए इंडस्ट्री में, उसके लिए कम से कम मान लीजिए, एक एग्जांपल पे तौर पे ले रहा हूँ, मान लीजिए वो 10 किलोवाट का उसको एनर्जी लेना चाहिए था, मगर क्या हमने मेजर किया, पता चला 12 किलोवाट ले रहा है, 15 किलोवाट ले रहा है, क्यों ले रहा है? और फ्लो भी कम दे रहा है, पावर भी कम दे रहा है। तो ये सब डाटा कलेक्ट करके हम पंप की एफिशिएंसी निकालेंगे, और पंप की एफिशिएंसी देखेंगे, कंपेयर करेंगे कि हमने जब पंप खरीदा था तो वो पंप की एफिशिएंसी 60% की एफिशिएंसी की पंप खरीदी थी। अब ये जो फ्लो
पावर और प्रेशर हेड, प्रेशर को हेड के टर्म में चेंज करके जब पंप की एफिशिएंसी निकालेंगे, जो आउटपुट बाय इनपुट, आउटपुट क्या हो जाएगा आपका फ्लो हेड, और इनपुट क्या होगा इलेक्ट्रिसिटी जो आप ले रहे हो। तो जब एफिशिएंसी निकालेंगे तो पता चल रहा है कि ये तो 30% एफिशिएंट बचा हुआ है, ये 20% पे ही चल रहा है, मतलब हमारा 30% इसका एनर्जी वेस्ट जा रहा है। एनर्जी वेस्ट मतलब 30% एफिशिएंसी डाउन हो चुका है। तो इसी तरह पंप की हम ऑडिट करते हैं बड़े बड़े इंडस्ट्री में, जहां हजारों पंप लगे रहते हैं। सोचिए आप कितना मेगावाट की पावर कंजप्शन सिर्फ पंप के थ्रू होती है, जिसको प्रोसेस इंडस्ट्री बोलते हैं। ये फ्लू गैस एनालाइजर होता है, जैसे इसमें मैंने आपको दिखाने की कोशिश की है कैसे आपका देखिए एफिशिएंसी दिखा रहा है। बॉयलर है देखिए 12.1, वो ऑक्सीजन लेवल कितना ले रहा है 12.1 ले रहा है, ठीक है। आपकी एफिशिएंसी ओवरऑल एफिशिएंसी 89 दिखा रहा है, आपकी बॉयलर की एफिशिएंसी 82 दिखा रहा है, ठीक है। और इस तरीके का हम डक्ट रहता है, जो पाइप रहता है उस पर भी लगाते हैं मीटर को, ठीक है। तो मैंने पहले ये दिखाना चाहा कि ऑडिट के इंस्ट्रूमेंट क्या होते हैं, कैसे वो फिक्स करते हैं, उसी से हम डाटा कलेक्ट करते हैं। अभी बात करता हूँ टाइप ऑफ एनर्जी ऑडिट। एनर्जी ऑडिट क्या होता है, प्रिलिमिनरी वॉक थ्रू ऑडिट। प्रिलिमिनरी में क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए आप आए, आपने इंडस्ट्री या कॉलेज या घर में घूम के ही राउंड ले लिए कि क्या क्या इक्विपमेंट लगे हुए हैं, मतलब प्रिलिमिनरी एनालिसिस करना है, वॉक थ्रू ऑडिट, क्या क्या लगे हुए हैं। आप देख के कहीं मान लो आपको बल्ब मिल गया, तो आप क्या कहोगे, अरे इसको रिप्लेस करो, ये तो पुराना टेक्नोलॉजी पुराना हो गया। देख के बता दोगे कि आपका इनएफिशिएंट वे ऑफ यूजेज है लाइट का, हटाओ। आपका जैसे कि जैसे हमारे कॉलेज में प्रिंसिपल साहब ने, जो हमारे प्रिंसिपल सर हैं वीके सिंह सर, उन्होंने क्या किया है, 1 बाय 1 जितने पुराने फैन थे जो कि 65 और 70 वाट के आपके बीएलडीसी जो फैन थे, पुराने फैन जो 62 65 70 वाट, अब उसको रिप्लेस कर दिया बीएलडीसी फैन। अब बीएलडीसी फैन मार्केट में आ गया जो कि 30 से 35 वाट लेते हैं। तो आप देख के बता दोगे अच्छा ये नॉन ब्रांडेड है और ये पुराने टेक्नोलॉजी का फैन, इसको रिप्लेस करो। आप एसी देख के बता दोगे अच्छा ये कोई स्टार नहीं, इसको हटाओ। ये देख के ही बता दोगे, इसमें इसी को बोलते हैं वॉक थ्रू। जनरल स्टैंडर्ड ऑडिट क्या होता है कि वॉक थ्रू के ऊपर थोड़ा सा मतलब डिटेल में कि आपकी अच्छा ये कितने लगे हुए हैं, कितना पावर ले रहा है, थोड़ा सा डाटा कलेक्ट करेंगे, उसको स्टैंडर्ड। डिटेल ऑडिट में क्या होता है, डिटेल ऑडिट में थ्रू आउट पूरे सिस्टम का, चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट हो चाहे वो थर्मल डिपार्टमेंट हो, थ्रू आउट सिस्टम का हम ऑडिट करेंगे। क्योंकि हमारा एनर्जी क्या होता है, एनर्जी हम फ्यूल के रूप में, एनर्जी क्या होता है, सॉलिड में भी आपका फ्यूल होता है, लिक्विड में भी फ्यूल होता है, गैसेस में फ्यूल होता है, और इलेक्ट्रिसिटी जो हम यूज करते हैं जो ग्रिड से लेते हैं, तो सब ये एनर्जी है। ये एनर्जी को सबको, ये एनर्जी थर्मल यूज में भी यूज होता है, इलेक्ट्रिसिटी भी हम लेते हैं, तो ये एनर्जी को हमको सारे एनर्जी को बचाना है। तो उसके लिए डिटेल ऑडिट हम सारे थर्मल ऑडिट भी करेंगे, इलेक्ट्रिकल ऑडिट भी करेंगे, सब करेंगे। इन्वेस्टमेंट ग्रेड ऑडिट, इसमें इन्वेस्टमेंट ग्रेड ऑडिट में क्या होता है कि हम डिटेल एनालिसिस करके ये प्रपोजल्स देंगे कि क्या करने के लिए हमें कितना इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, जहां मॉनेटरी टर्म इन्वॉल्व हो जाएगा। मतलब उसमें क्या है कि आपको डिटेल इन्वेस्टमेंट देखना पड़ेगा कि कितना आरओआई आ रहा है, कितना हम पैसा लगाएंगे, उस पैसे का कोई फायदा भी हो रहा है कि नहीं लगाने का। और पैसा वहीं हम खर्च करेंगे जहां पर हमारा ज्यादा इंटेंसिव एरिया है, कि यहाँ बिजली ज्यादा खपत हो रही है, जो एसी ज्यादा चलते हैं, जो लाइट ज्यादा चलती है, उस चीजों को 1 बाय 1 कैप्चर करेंगे। एक होता है एसरे ऑडिट लेवल 0 से 3। इसमें क्या होता है कि ये आपका बिल्डिंग्स में जनरली जो अमेरिकन स्टैंडर्ड्स है हीटिंग एंड वेंटिलेशन, वो ये ऑडिट्स यूज करते हैं। लेवल होता है 0 ऑडिट में मतलब थोड़ा सा कम हम चीजों को देखते हैं, 1 में थोड़ा ज्यादा देखते हैं, 2 में और ज्यादा देखते हैं, 3 में डिटेल देखते हैं। तो ये टाइप का ऑडिट है जो एसरे ने डिफाइन किया। मैंने बताया आपको कि हमारा ऑडिट सिर्फ घरों में ही सीमित नहीं, बिजली हम हर जगह यूज करते हैं, चाहे वो घर हो, होटल्स हो, कमर्शियल बिल्डिंग हो, कॉलेजेस हो, पॉलिटेक्निक हो, या आपकी इंस्टीट्यूशनल बॉडी हो, या बड़े बड़े डीसी डेजिग्नेटेड कंज्यूमर इंडस्ट्री हो, तो वहां पर हमें हर चीज कैप्चर करना है। कंप्रेसर इंडस्ट्री में आपको एयर कंप्रेसर देखने को मिलेंगे, बॉयलर मिलेंगे, एएचयू मिलेंगे, चिल वाटर सिस्टम मिलेंगे जिसको रेफ्रिजरेशन साइकिल बोलते हैं, कूलिंग टावर सिस्टम मिलेंगे। पंप मैंने बताया आपको कि पंप की एफिशिएंसी निकाल के उसकी कंपेयर करेंगे कि क्या एफिशिएंट वे में चल रहा है कि नहीं। फिर आपको मोटर्स के बारे में, मोटर्स की ऑडिट करनी है, इलेक्ट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की ऑडिट होती है, हार्मोनिक्स ऑडिट होती है, पावर फैक्टर की इंप्रूवमेंट होती है, केबल्स की ऑडिट होती है, लाइटिंग की होती है, फैन ब्लोवर्स की होती है, हीटर, मतलब इसके अलावा भी और चीजें होगी जो मैं कुछ चीजें आपको लिख पाया तो मैं उसमें वो लिख दिया। बाकी बहुत चीजें होती है इंडस्ट्री में
जैसे घरों में क्या होती है, लाइटिंग हम देखते हैं, एसी देखते हैं। और एक मोटर का एग्जांपल लेता हूँ इसमें। आप लोग बोलोगे मोटर में हम क्या करते हैं? आप ये देखिए, इलेक्ट्रिकल सिस्टम में पहले I1, I2, I3 कैटेगरी के मोटर्स आते थे। I1 क्या होता है? जो लीस्ट एफिशिएंट होते हैं। I2 क्या होता है? उससे अच्छा एफिशिएंट होते हैं। I3 क्या होता है? उससे और अच्छा होता है। मतलब मोटर की भी एफिशिएंसी होती है, अगर मोटर जितना अच्छा एफिशिएंसी आप लोगे उतना अच्छा आपका मोटर पावर कम लेगा। मोटर ही तो चीजों को चलाता है ना, मोटर से ही तो चीजें हम चला पाते हैं। मोटर्स क्या होते हैं? जैसे आपके घरों में आपके बता रहे हैं, जो आपने टूलू पंप लगा रखा है, जो पानी आपको लिफ्ट करता है आपके ग्राउंड फ्लोर से टॉप फ्लोर। तो मैंने आपको बताया कि जो मोटर्स होते हैं, जैसे हम घर में ऐसे ही टूलू पंप नहीं लगा देंगे, पहले हम देखेंगे एनर्जी एफिशिएंसी। एनर्जी एफिशिएंसी क्या देखेंगे? अगर आपकी हाइट 40 मीटर की हेड है, आपकी पंप की रिक्वायरमेंट क्या है? 40 मीटर हेड है, तो आप 40 मीटर को 10% बढ़ा के 50 मीटर हेड का एक पंप ले लोगे, ना कि आप 100 मीटर का नहीं खरीद लोगे, क्योंकि आपकी ओवर कैपेसिटी हो जाएगी वो। ठीक है। और वो पंप को चलाता कौन है? उसमें मोटर लगे रहते हैं। अगर आप अच्छा मोटर लोगे, अच्छी I3 मोटर लोगे, तो ऑब्वियस सी बात है आपकी बिजली भी खपत कम होगी। ठीक है। अब स्टडी को प्रोसेस करने के लिए क्या करेंगे? पहले सिस्टम की स्टडी करेंगे, फिर उसकी मेजरमेंट करेंगे। डाटा कलेक्शन मेजरमेंट मैंने आपको दिखाया कि जो ऑडिट्स होते हैं, कई प्रकार के इक्विपमेंट होते हैं, उसके थ्रू हम लोग डाटा कलेक्ट करते हैं। तो मेजरमेंट करेंगे, डाटा कलेक्शन करेंगे, फिर फाइंडिंग करेंगे कहाँ आपका गैप है। फाइंडिंग का मतलब क्या होता है कि आप देखोगे कि चीजें ये आपका अनवांटेड चीजें खराब ले रही है, ये चीजें आपका चल नहीं रहा है, बिजली कंज्यूम ज्यादा हो रहा है आपका, ये ऐसी आपके स्टार रेटेड नहीं है, उस चीजों को हम कंज्यूम करेंगे। उस चीजों को हम लोग सजेशन देंगे कि उसको रिप्लेस किया जाए। सजेशन, सेविंग प्रपोजल्स। सेविंग प्रपोजल्स वही कि आइडेंटिफाई करेंगे कहाँ मिसयूज हो रहा है आपकी बिजली का, कहाँ थर्मल पावर की मिसयूज हो रही है, कहाँ लीकेज हो रहा है चीजें, अभी कहाँ वेस्टेज हो रही है। तो उस चीजों को हम लोग क्या करेंगे? सेविंग प्रपोजल्स में, जिसको बोलते हैं एनर्जी सेविंग प्रपोजल, वो आइडेंटिफाई, वो आगे मैं आपको बताऊंगा कि जैसे मैंने अपने कॉलेज का ऑडिट किया हुआ, एनर्जी ऑडिट अपने गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक जमुनियाडी का, उसमें हमने क्या क्या डाटा कलेक्ट किया है, क्या क्या प्रपोजल्स दिया, वो आपको एग्जाम्पल के तौर पे समझाएंगे। फिर सेविंग पोटेंशियल कितना है, मतलब उस एनर्जी को सेव करने के लिए मॉनेटरी टर्म में, पैसे के रूप में हम कितना बिजली बचा पाएंगे, उस चीजों को हम दिखाएंगे। एनर्जी एफिशिएंटली यूज करिएगा कोई भी इक्विपमेंट में, तो आपकी क्या होगी? आउटपुट जो क्वालिटी होगी, कंट्रोल। इंडस्ट्री में क्या होता है कि अगर जरा सा भी पावर फेलियर हो गया या आपकी इक्विपमेंट सही नहीं चल रही है, तो आपकी क्वालिटी खराब हो जाएगी, जो क्वालिटी कंट्रोल नहीं हो पाएगी। ठीक है। तो उस पर बेटर कंट्रोल रहता है ओवर क्वालिटी पे। सेविंग इन रॉ मटेरियल कंजप्शन, ऑब्वियसली बात है, जब आपकी एनर्जी ऑडिट होगी तो उससे बात है, जो इक्विपमेंट है आपकी, कोई अगर माल फंक्शनिंग कर रही है तो वो रॉ मटेरियल की वेस्टेज भी करती है चीजें, तो उसमें आपकी सेविंग होगी कंजप्शन में रॉ मटेरियल की। जब ऑब्वियसली बात है, जब रॉ मटेरियल कंजप्शन कम हो, से वेस्टेज कम होगा, तो आपको पैसे में ही दिखेगा कि वो हमारा रॉ मटेरियल कम लग रहा है सेम प्रोडक्ट के लिए। बेटर इक्विपमेंट लाइफ, आप ऑडिट करोगे तो आपकी इक्विपमेंट की लेखा जोखा जो भी है आपका, उसके बारे में हमेशा आपके मेंटेन रहेगा और उसकी लाइफ हमेशा अच्छी रहेगी। जो सिर्फ 10 साल चलना, वो ऑब्वियसली बात है 5, जैसे आप कार है, कार की एग्जाम्पल लीजिए, हर साल आप अगर सर्विस कराते हो टाइमली 10,000 पर या एक साल पर, तो आपकी कार की कंडीशन हमेशा सही रहेगी। अगर आप छोड़ते जाओगे वैसे ही तो मिस हैपनिंग होगी, और आपकी कार जो कि 10 या 15 साल के लिए आपकी इंश्योर्ड है या आप चला सकते हो आरसी पर, तो चला नहीं पाओगे, खराब हो जाएगी। रिड्यूस जीएसजी इमिशन, आपकी ऑब्वियसली बात है, गवर्नमेंट क्या करती है, जैसे मैं बताया था कि जो डीसी डेजिनेटेड कंज्यूमर होते हैं, डीसी डेजिनेटेड कंज्यूमर में क्या होता है कि उनको टारगेट दिया जाता है। टारगेट इन द सेंस कि आपको हर साल 5 से 10% एनर्जी को रिड्यूस करना है, आपको आउटपुट को कम नहीं करना है, एनर्जी को रिड्यूस करना है। एनर्जी को रिड्यूस कैसे करना है? आपको एनर्जी एफिशिएंट अप्लायंस लगाने हैं, आपको जो माल फंक्शनिंग उसको सही करना है, आपको अपने जो इक्विपमेंट लगे हैं उसकी एफिशिएंसी बढ़ानी है। ऑब्वियस सी बात है, जो बॉयलर 70% एफिशिएंसी पे चल रहा है, अगर उसको 80-85 कर देंगे, 85% एफिशिएंसी, ऑब्वियस सी बात है वो सेम फ्यूल में आपका ज्यादा स्टीम बनाएगा। ज्यादा स्टीम बनाएगा तो टरबाइन से ज्यादा बिजली टरबाइन आपका रन करेगा और अल्टरनेटेड से आपका करंट ज्यादा जनरेट होगा, ऑब्वियस सी बात है। सेम फ्यूल से
एफिशिएंसी बढ़ेगी, आपकी रॉ मटेरियल फिक्स रहेगा मगर आउटपुट बढ़ जाएगा एफिशिएंसी में, ठीक है। और इससे क्या होगा, जब आउटपुट बढ़ जाएगा तो आपका आउटपुट बढ़ गया तो आपका प्रोडक्ट भी अच्छा बन रहा है, ज्यादा बन रहा है। और जब फ्यूल कम हो गई, ऑब्वियस सी बात है, जब फ्यूल कम हो गई तो पैसा भी फ्यूल में, आपका रॉ मटेरियल में कम लगेगा, और आपका जीएजी जो कार्बन इमिशन है वो भी कम होगा। जब फ्यूल ही कम जलेगा तो CO2 इमिशन भी कम होगा। अब आते इनटेंजिबल बेनिफिट। इनटेंजिबल जिसको हम पैसे के रूप में नहीं आंक सकते हैं, मतलब वो बेनिफिट तो देगा मगर आपको पैसे के रूप में आप उसको नहीं कर सकते चीजें, ठीक है। जैसे प्लांट एक्सपांशन करना है, कोई प्लांट है छोटा है, जैसे अगर आप जैसे आप एग्जांपल ले लीजिए, बॉटलिंग प्लांट है जो जहाँ पानी बनाते हैं। पहले मान लीजिए आपको 1000 बॉटल डेली बनाते थे, ठीक है, अब हमको 2000 बनाना है। तो अगर हम ऑडिट करेंगे तो हमें ये एक्चुअल पता चल पाएगा कि हमें कितनी बिजली की जरूरत है। क्या हम वही प्लांट जो कि मान लीजिए अगर 50 किलोवाट सेंसर लोड में चल पाता था, क्या प्लांट पहले वाला ही अगर हम उसको कैपेसिटी 1000 बना दिए, वो हो सके 50 किलोवाट में भी चल जाए, क्योंकि पूरा पहले इक्विपमेंट आपके पुराने थे। आपको उसने आपने उसको रिप्लेस कर करके आपने क्या किया, आपने प्लांट को बेस्ट एफिशिएंट बना दिया। तो सेम सेंसर लोड में आपका क्या होगा, प्लांट की एक्सपांशन, आपकी डिजाइनिंग फेज में आपको चीजें इजिली होगा। एनर्जी एफिशिएंट इक्विपमेंट परचेज, आपका ऑडिट में ये भी रूल होता है कि आप जब कोई भी चीज खरीदो तो हमें यहाँ भी पता होता है कि हम जो भी चीज खरीदते हैं पहले बजट मिलता है, बजट से हम चीजें खरीदते हैं, फिर देखते हैं कि अगर टेंडरिंग कर रहे हैं तो L1 कॉस्ट में जो लोअर कॉस्ट होता है उससे खरीदते हैं। मगर हमें हमेशा लोअर कॉस्ट नहीं देखना चाहिए, हमें ये भी देखना चाहिए वो एनर्जी एफिशिएंट है कि नहीं जो हम परचेज कर रहे हैं। अगर कोई इक्विपमेंट, मान लो AC हम कोई कॉलेज के लिए परचेज कर रहे हैं, वो 1 स्टार है, उसका दाम भले ही L1 है 35,000 है, मगर दूसरी कंपनी उसको 45,000 में 5 स्टार दे रही है। तो हमें L1 नहीं देखना चाहिए 35,000 में, हमें 5 स्टार की चूज करना चाहिए AC की, भले हमें 10,000 एक्स्ट्रा लग रहा है। क्यों? क्योंकि जब वो बिजली ज्यादा लेगा तो आपका ये जो 10,000 रुपया आप परचेजिंग के टाइम में एक्स्ट्रा दे रहे हो, आपको वो 2-3 महीने में ही पूरा हो जाएगा। क्योंकि कोई भी इक्विपमेंट की लाइफ 15 साल होती है अगर ढंग से चलाए। तो आपको बताइए, अगर 1 स्टार का AC ले लेंगे तो बताइए आप जितना साल चलाओगे उतना बिजली बिल ज्यादा देते रहोगे। आपने 5-10 हजार तो देख लिया हो कि 10,000 बचा लिया हमने, मगर आप उसी 10,000 में लाखों रुपए दे दोगे बिजली बिल में, आपको पता भी नहीं चलेगा। उसी को बोलते हैं इंटेंजिबल। अल्टरनेट फ्यूल्स एनर्जी सोर्स ऑप्शन, आप ऑडिट कराओगे तो आपके अल्टरनेटिव सोर्स फ्यूल आप यूज कर पाओगे, जिससे आपके जीएजी एमिशन कम होगा। आइडेंटिफिकेशन ऑफ फिजिबल रिकमेंडेशन फॉर क्रिटिकल इशू, आपके पास जो क्रिटिकल इश्यूज है उसके आप फेस चीजें, आप जब ऑडिट करने जाओगे तो आप तो एनर्जी की ऑडिट करोगे, मगर कई चीजें आपको ऑडिट में पता चलता है कि अच्छा ये भी खराब है, इसका मेंटेनेंस नहीं हुआ, भले वो बिजली ना बचाए मगर आपको एक वार्निंग साइन दे देगा कि नहीं ये भी देखो ऑडिट करने गए थे मगर ये अंदर की पार्ट्स पाया गया कि ये भी एक इसकी बेयरिंग टूटी हुई है, इसकी कपलिंग खराब है। तो इससे आपको एक मैकेनिकल इशू भी जो खराब होने वाली थी फ्यूचर में, जो मशीन को खराब कर सकती थी, मगर आपको उसी चीजें से फिजिकल रिकमेंडेशन भी मिल गया क्रिटिकल इशूज में। जैसे हम ऑडिट करते हैं, आपको इलेक्ट्रिकल इंजीनियर से अगर छात्र सुन रहे होंगे, आप पैनल देखते हो, पैनल में क्या होता है, डिफरेंट वायर्स जहां से हम कपलिंग करते हैं, कि हम एक टैपिंग करते हैं, जहां पर हमारे क्या होते हैं, एक DC पैनल होता है, DC पैनल में पहले मेन इनकमर से आता है, फिर वहां पर अपने वहां से मेन इनकमर से डिफरेंट जहां हमें पावर सप्लाई चाहिए वहां जाता है। अगर हम तार को अच्छे से वहां कपलिंग नहीं करेंगे तो क्या होगा, वहां पर रेजिस्टेंस पैदा होगा और वो हीटिंग करेगा। तो एक थर्मल इमेजिंग आता है, थर्मल इमेजिंग से हम लोग वो देखते हैं, उसको प्रिवेंटिंग मेंटेनेंस टूल भी बोलते हैं। तो वो थर्मल इमेजिंग से आपको थर्मल इमेज कैप्चर हो जाएगा, जिससे आपको पता चल जाएगा कि वायर लूज है। हाँ, आपको बिजली सेविंग नहीं हो रही है, मगर अगर वायर लूज है, अगर वो कल को मिस हैपनिंग कर दिया, आग लग गया, तो आपका तो बिजली छोड़िए, आपका पैनल ही पूरा चल जाएगा, फिर से आपको पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा। तो ये सब टेक्निक्स जो एनर्जी सेविंग और एनर्जी ऑडिट में हमें कुछ चीजें ऐसी होती है जो हमें पता चल पाता है कि आपकी मिस हैपनिंग होने वाली है, उसको चीजों को हम टाल भी सकते हैं। कमर्शियल एनर्जी कंजप्शन पैटर्न, अभी मैंने बताया था आपको पहले कि जो भी एनर्जी यूज हो रहा है, जो भी हम बिजली यूज कर रहे हैं, चाहे वो थर्मल एनर्जी यूज कर रहे हैं या सॉलिड फ्यूल लिक्विड फ्यूल, वो जा कहाँ रहा है। आप देखिए, रेजिडेंशियल में हम 13% रेजिडेंशियल में हम यूज कर पा रहे हैं,
ट्रांसपोर्ट में आपका 15% यूज हो रहा है, अदर यूज में 8%, नॉन एनर्जी यूजेज में 9%, एग्रीकल्चर में 7%। मेजर चंक आपका कहाँ यूज हो रहा है? इंडस्ट्री में, जो कि 48% है। 48% आप सोच रहे हो, ऑलमोस्ट 50% एनर्जी आपका इंडस्ट्री में यूज हो रहा है। आपको इंडस्ट्रियलाइजेशन, अर्बनाइजेशन को चीजों को बढ़ाने में यूज हो रहा है, जो आपको प्रोडक्ट बनाने में यूज हो रहा है। तो आप सोचिए कि हमें इंटेंसिव एरिया कौन हुआ? इंडस्ट्री हुआ, बहुत मेजर चंक एरिया है। इसीलिए गवर्नमेंट इस पर इन्फोर्स और एक चीजें लागू कर चुकी है, ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी 2000 एक्ट के थ्रू, कि आपको हर साल, हर 3 साल पर एनर्जी मैंडेटरी एनर्जी ऑडिट करवाना ही करवाना है। और हर साल आपको 5 to 10% टारगेट लेना ही लेना है एनर्जी को रिड्यूस करने के लिए, जिससे आपका पर कैपिटा एनर्जी कम आए, रेशियो कम आए। तो एनर्जी सेविंग अपॉर्चुनिटी क्या है? इंडस्ट्रियल सेक्टर कंज्यूम अबाउट हाफ ऑफ द टोटल एनर्जी। अभी आप देखिए, हम इसी इंडस्ट्री में हम अगर ऑडिट करते हैं अच्छे से, मैंने अपने तजुर्बे से बता रहा हूँ, कोई भी कम से कम मैं अपने 10 साल में कम से कम 500 प्लस इंडस्ट्री ऑडिट कर चुके हैं, डेजिग्नेटेड कंज्यूमर से लेके स्मॉल स्केल इंडस्ट्री से लेके लार्ज इंडस्ट्री। कम से हर जगह आपको 20 to 30% सेविंग हमें मिला ही मिला है, जिस भी कंपनी के थ्रू हमने ऑडिट किया है। मतलब आपके पास अपॉर्चुनिटी बहुत है अभी भी आपके पास। आप ये बताइए, एनर्जी ऑडिट करके एनर्जी को सिर्फ सेव नहीं करना बस कागजों में, हमें उस रिकमेंडेशन को जो ऑडिटर्स आपको रिकमेंडेड किए एनर्जी सेविंग के टैक्टिक्स, उसको यूज भी करना है, उसको अप्लाई भी करना, और अप्लाई करने के साथ साथ आपको वो कंटिन्यूअस मेंटेन भी करना है वो ग्राफ। ऐसा नहीं कि हमने एक जगह लगा दिया, उसको छोड़ दिए, फिर अगले साल पता चला फिर वो बिजली बिल बढ़ गया। हमको वो कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट करने के साथ साथ उसको मेंटेन भी करना है, तभी आप उसको एनर्जी सेविंग आपको दिख पाएगी। ऐसा नहीं, कई इंडस्ट्री में हम लोग देखते थे, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में हमने ऑडिट कर दिए, रिकमेंडेशन दे दिए कि आप ये एसी चेंज करिए, लाइट चेंज करिए, बॉयलर की एफिशिएंसी बढ़ाइए, आप वेस्ट हीट रिकवरी लगाइए, आप मतलब पीटीसी या पावर फैक्टर इंप्रूव करिए। वो करवा तो लेते थे, मगर 5 हमने कोई एनर्जी सेविंग मेजर दिया, वो सिर्फ 2 ही लगाए। 2 लगाने के बाद उसको मॉनिटरिंग भी नहीं कर रहे हैं आप। एनर्जी सेविंग गैजेट्स, एनर्जी सेविंग रिकमेंडेशन जो आपके रिपोर्ट्स में आपने यूज तो कर लिया, मगर क्या आप उसका मेजरमेंट कर पा रहे हो कि आपको सेविंग आ रहा है कि नहीं? पता चला जो बिजली बिल आया उसमें कुछ दिख ही नहीं रहा है सेविंग, तो मतलब आपने सही तरीके से नहीं लगाया है और उसको मेंटेन नहीं किया है, सिर्फ लगा के हमें छोड़ना नहीं है। स्ट्रेटजी फॉर एनर्जी कंजर्वेशन, यूज ऑफ एनर्जी एफिशिएंट अप्लायंस। हमें स्ट्रेटजी क्या अपनाना है? हर जगह, चाहे वो कॉलेज हो या घर हो या इंडस्ट्री हो या कॉर्पोरेट एरिया हो या ऑफिस बिल्डिंग्स हो, हर जगह हमें एनर्जी एफिशिएंट अप्लायंस लगाने चाहिए। इसमें कोई ऑडिटर की जरूरत नहीं है। आप एनर्जी एफिशिएंट जो अप्लायंस मार्केट में उसको लगाइए। आप रिन्यूएबल पावर की एनर्जी यूज करिए। क्यों करिए? क्योंकि ये फॉसिल फ्यूल नहीं है, ये आपके CO2 इमिशंस भी नहीं करता है, और ये एबंडेंट बहुत मात्रा में आपके इन्वायरमेंट में है। प्रॉपर इंसुलेशन ऑफ बिल्डिंग डिजाइन। आप कोई भी बिल्डिंग डिजाइन करिए, कोई भी रूम डिजाइन करिए जो कि आपके हीटिंग हो रहा है या आपकी कूलिंग हो रही है, मुझे प्रॉपर आपके पैक्ड रूम होना चाहिए जिससे आपके हीटिंग और कूलिंग आपके बाहर ना जाए। अवेयरनेस एंड बिहेवियरल चेंज, हमें हमेशा अवेयर भी होना चाहिए। आप देखिए, आप लोग बच्चों देख रहे होंगे अपने कॉलेज में, हर प्रधानाचार्य यही चाहते हैं कि आप कभी भी जाए अपने क्लासरूम से लाइट फैन ऑफ करके जाए। अगर एसी चल रहे हैं तो उसको 24 डिग्री में चलाएं। अगर आप जा रहे हैं तो उसको बकायदा चेक कर लें कि वो एसी का स्विच, कई बार कॉलेजेस में प्रॉब्लम आती है कि लाइट चली गई, शाम को 4 बजे, 4 बजे, 4:30 बजे फैन लाइट चल रहा है, क्लास हुई, 5 बजे खत्म हुई, मगर लाइट चली गई बीच में, हमें पता नहीं चला, हम पढ़ा के सब निकल गए, और आपके जाने के बाद लाइट रात भर चलती रही, एसी रात रात भर चल रहा है। इससे क्या हुआ? मिसयूज हुआ पावर का। आप भले ही पैसा दे रहे हो, मगर वही पावर आपको कहीं और घर में जाता। आप ये सोचिए, ये पावर कहीं स्टोर नहीं हो रहा है, आप जो पावर यूज कर पा रहे हो कहीं लाइव थर्मल पावर प्लांट से बन रहा है जो आपके पास आ रहा है। ठीक है, अगर आप उसको मिसयूज करोगे तो कई घर ऐसे हैं जो लाइट आज भी नहीं है। अगर आप इसको यूटिलाइज अच्छे से करोगे तो वो घर में हो सके उस घर में लाइट पहुंच पाए। हमेशा अवेयरनेस, इसलिए हमें हमेशा अवेयरनेस कैंपेन चलाना चाहिए कि हमें हमेशा एसी को 24 डिग्री पे चलाइए, लाइट फैन हमेशा स्विच बंद रखिए, अगर अगर जरूरत नहीं है तो आप चीजों को मत चलाइए।
आप क्या करते हैं, मोबाइल चार्जिंग कई बार आपको दिखता होगा, मोबाइल चार्ज लगा दिए, मोबाइल निकाल दिए, मगर चार्जिंग सॉकेट ऑन है। आपको क्या लगता है कि वो कोई एम्पियर नहीं ले रहा, मगर वो धीरे धीरे बहुत ज्यादा, धीरे धीरे आपको क्या है कि क्या बोलते हैं, बूंद बूंद से सागर बढ़ता है, तो वो आपको बूंद बूंद से एम्पियर से बहुत ज्यादा आपका एनर्जी पर फर्क डालेगा। ठीक है, तो ये सब हमें बिहेवियर चेंज लाना चाहिए और रेगुलर एनर्जी ऑडिट और मॉनिटरिंग करना चाहिए। जैसे वर्क प्लेस में जहां हम रहते हैं, लाइटिंग रिप्लेस एलईडी, रिप्लेस विद एलईडी, जो पुराने लाइट बल्ब रिप्लेस, आपको सिंपल सिंपल बता रहा हूं कि एलईडी लाइट को यूज करना चाहिए। यूज ऑफ डे लाइट सेंसर, डे लाइट सेंसर यूज करना चाहिए। डे लाइट सेंसर क्या होते हैं कि अगर लाइट्स है तो कई बार ऑक्यूपेंसी सेंसर भी बोलते हैं, डे लाइट सेंसर भी बोलते हैं, कि अगर जरूरत है तभी वो सेंसर काम करेगा और अपना यूज करेगा। मेंटेन एसी फिल्टर, अभी क्या होता है कि हम एसी लगा दिए, मगर एसी लगाने के बाद आपको फिल्टर ऊपर हमेशा क्लीन करना, हर एक 2-3 महीने में क्लीन करना है, नहीं तो आपका प्रेशर डिफरेंशियल आ जाएगा, जो आपका सक्शन है एयर का ऊपर से। एसी, कई लोग बच्चे ये भी नहीं जान पाते होंगे कि एसी काम कैसे करता है। एसी क्या होता है, ऊपर से हवा लेता है और नीचे से हवा फेंकता है, ऊपर से वही हवा ठंडा करके नीचे फेंकता है। अगर ऊपर फिल्टर लगा रहता है, फिल्टर एक, अगर वो सही नहीं है, फिल्टर सही नहीं है, तो आपको क्या होगा, प्रेशर डिफरेंशियल बढ़ जाएगा, ब्लोअर की पावर कंजप्शन बढ़ जाएगी, क्योंकि ब्लोअर चल रहा है तभी तो हमें ठंडा हवा आ रहा है। ठीक है, हमें थर्मोसेट, स्मार्ट थर्मोसेट्स, मतलब थर्मोसेट का मतलब क्या है, आप रिमोट से क्या करते हो, सेट कर दिए कि हमें 20 डिग्री का टेम्परेचर चाहिए रूम में, पता चले कि रिमोट से तो सेट हो गया, मगर एसी में जो आपका थर्मोसेट लगा हुआ है वो सेट पॉइंट खराब हो चुका है। वो सेट पॉइंट मतलब पता नहीं 20, आपको 24 चाहिए था, 20 चाहिए था, 16 डिग्री बना के चला रहा है, तो वो भी चेक करना चाहिए। ऑफिस इक्विपमेंट में हमें हमेशा इनेबल पावर सेविंग मोड में रखना चाहिए। लैपटॉप है, गैजेट्स हैं, आप देखते होंगे, कंप्यूटर है, उसमें पावर सेविंग मोड होता है, वो हमेशा ऑन करके चलाना चाहिए। बिल्डिंग में क्या होता है, बेटर इंसुलेशन, स्मार्ट मीटर लगने चाहिए। बिल्डिंग डिजाइन हम जब करते हैं, जैसे नए नए ऑफिस बन रहे हैं, नए नए चीजें बन रही, तो उसमें हमें इंसुलेशन प्रोवाइड करना चाहिए, जिससे आपकी, ऑब्वियस सी बात है, आप एसी क्यों लगाते हो, कि आपको कंफर्ट मिले गर्मियों में। अगर आपका दीवार ऐसा ब्रिक वर्किंग हो, इंसुलेशन हो, जिससे आपकी बाहर की टेम्परेचर अंदर आए नहीं, तो ऑब्वियस सी बात है आपको टेम्परेचर कम चाहिए, आपको कूलिंग कम चाहिए उसमें हमें। ठीक है, तो आप हो सके आपको टेम्परेचर जो आप 20 डिग्री कर रहे हो, वो 24 पे, 27, 28 पे चलाने पे ही आपको कंफर्ट मिलने लगे। फिर घरों में क्या करते हैं, 5 स्टार रेटिंग की आप चीजों को लगाइए, फ्रिज लगाइए, एसी लगाइए, लाइटिंग क्या करिए, आप एलईडी लगाइए, टर्न ऑफ, अगर नीडेड नहीं है तो उसको ऑफ करिए। वाटर हीटिंग यूज करिए, सोलर लगाने पर यूज करिए, सोलर से आप वाटर हीटर आप देखते होंगे कई बार, सोलर से भी कई कई बड़े बड़े हॉस्टल्स में, बड़े बड़े कमर्शियल बिल्डिंग में सोलर वाटर हीटर लगे रहते हैं। कुकिंग, मैं आपको दिखाऊंगा आगे कि आजकल सोलर इंडक्शन कुकिंग और आपके सोलर से भी कुकिंग होता है। आप अगर एक एलईडी बल्ब सिर्फ जानते हैं आपके, अगर अगर वो 2 साल 3 साल चलता है कोई एलईडी बल्ब, तो आपके कम से कम 1000 रुपए अपने लाइफ टाइम में वो बचाता है। लाइफ टाइम का मतलब ये हुआ कि जब बल्ब जितना दिन जल रहा है, उसमें अगर वो जब तक खराब नहीं होता है, अगर एलईडी बल्ब लगाते हो, 1000 रुपये आपका बचाता है। सोचिए आपके कितने बल्ब जो एलईडी नहीं होंगे, तो कितना आपका एनर्जी का मिसयूज हो रहा होगा, अब कितने एनर्जी बिल आपके बढ़ रहे होंगे। फिगर एंड फैक्ट, हाउस होल्ड में कम से कम 25% टोटल इलेक्ट्रिसिटी आपकी है, जो हमारा यूज होता है इंडिया में हाउस होल्ड में। एनर्जी अप्लायंस से, जो एनर्जी अप्लायंस अगर लगाते हैं तो 20 से 30% बिजली बिल आपकी कम आएगी। कमर्शियल में वही ज्यादा हो जाता है, 30 से 40%, क्योंकि वहां बहुत ज्यादा एनर्जी कंज्यूमिंग इक्विपमेंट लगे रहते हैं। वही एचवीएसी में क्या होगा कि 40% आपकी, आप जो है, आप जो एसी यूज कर रहे हो, हीटिंग यूज कर रहे हो, उसमें 40% आपका बिजली बिल उसमें कंज्यूम होता है। तो हम टारगेट एरिया को टारगेट करेंगे, कौन सा चीजें टारगेट करके, हम कौन सा टारगेट करने के बाद कौन सा चीजें हम उपयोग में करेंगे, किसको पहले देखेंगे, जो ज्यादा एनर्जी कंज्यूमिंग इक्विपमेंट है उसको पहले टारगेट करेंगे, उसको पहले चेंज करेंगे, उसको पहले कार्रवाई करेंगे। ऑडिट और ओवरऑल ऑडिट की पोटेंशियल सेविंग 10 to 20% होती है घरों में। अभी एक एग्जांपल समझाना चाहूँ, एक आईटी ऑफिस है, आप देखे होंगे आईटी ऑफिस में क्या होता है कि बहुत सारे इक्विपमेंट चलते हैं, आपके कंप्यूटर लैपटॉप्स होते हैं, एसी लगे रहते हैं। उसमें एक सर्वे किया गया था, 100 एम्प्लॉय बैठे हुए हैं, बिफोर ऑडिट 4 लाख रुपया आपका बिजली बिल आता था। ठीक है,
हमने उसमें प्रपोजल्स क्या किया, लाइट की एलईडी की रेट्रोफिट की, ऑक्यूपेंसी सेंसर लगाया, एसी को ऑप्टिमाइज किया, पीसी ऑटो शटडाउन लगाया। आप लोग का होता है कि आप लोग कई बार देखता हूँ पीसी को शट डाउन नहीं करते हो, आप खुला चले स्लीप मोड में चले गए, तो क्या स्लीप मोड में वो पावर नहीं लेता है? कुछ ना कुछ तो जब उसको चल रहा है तो कुछ तो पावर लेगा ही। इसलिए हमेशा, चाहे वो ऑफिस हो या घर में हो, जो भी आपके डेस्कटॉप या कहीं भी यूज हो रहा है, चाहे जो भी कलर यूज कर रहे हैं, ऑफिस स्टाफ यूज कर रहे हैं, चाहे हम लोग खुद यूज कर रहे हैं, हमेशा हमें कोई चीज अगर यूज कर रहे हैं तो ऑफिस मतलब टाइमिंग खत्म होने के बाद उसको शट डाउन करके ही प्रॉपर डालना चाहिए। ये ना कि हम स्लीप मोड में डाल के छोड़ दिए, कल आके बस क्लिक किया ऑन हो गया। इससे आपको सहूलियत मिल रही है, मगर बिजली बिल जा रहा है, किसका जा रहा है? जो बिजली बिल पे कर रहा है, ठीक है। और प्लस आपका इक्विपमेंट की लाइफ खराब हो रही है, आप चला के छोड़ दियो, ठीक है। तो हर इक्विपमेंट को अपने सोचिए कि वो हमारा इक्विपमेंट है, चाहे वो किसी का भी हो, तो आप अच्छे यूज करिए। आप इसी केस स्टडी के द्वारा आप देख पाए कि हमने एसी ऑप्टिमाइजेशन, एलईडी रेट्रोफिट और पीसी ऑटो शटडाउन करने पर 20% एनर्जी सेविंग हुई, जो कि आपका 80,000 रुपया पर साल बिजली बचा, जो कि 4 लाख रुपए आते थे, अब वो 3,20,000 ही आते हैं। तो 80,000 क्या कम होता है? बताइए। और ये एक साल नहीं, एक साल है। अभी बताइए, अगर वो 100 एम्प्लॉय है, 200 होंगे, 400 होंगे, तो एनर्जी कंज्यूमिंग बढ़ता जाएगा। तो आप सोचिए कि रेशियो आपका सेविंग भी बढ़ता जाएगा। एक एग्जाम्पल घर का, हमने 3 BHK का ऑडिट किया था, ठीक है। आप देखिए इसमें बिल आता था बिफोर ऑडिट, ऑडिट करने से पहले 2,000। फिर हमने क्या किया, एलईडी लगाया, इन्वर्टर। ये सब एग्जाम्पल बेसिक बेसिक एग्जाम्पल घरों के लिए हिसाब से आप लोग के बच्चों के लिए बता रहा हूँ, क्योंकि इंडस्ट्री में और चीजें बहुत टफ होती हैं, उनको मैं नेक्स्ट कभी और भी लेक्चर्स इसके एनर्जी एफिशिएंसी इंडस्ट्री के ऊपर लूंगा, तब मैं डिटेल उसमें समझाऊंगा। अभी सिर्फ आपको समझने के लिए इजी इजी चीजें बताया जा रही है। इन्वर्टर एसी लगाया, एशियन फ्रिज लगाया। अभी आप देखते होगे फ्रिज हमारे पास पुराने जमाने का चल रहा है, कोई बदलता नहीं। लोग सोचते हैं कि चलो ठंडा तो कर रहा है, मगर वो अगर आप उसको बदल दोगे, हो सके आपका बिजली बिल 20 से 30% सिर्फ फ्रिज बदलने से हो जाए, ठीक है। तो आप देखिए पर मंथ हमने 2,000 में 500 रुपये बचाया, मतलब 25% आपका बिजली बिल सिर्फ 3 BHK में ऑडिट करने से, आपका सिर्फ क्या एलईडी बल्ब करने से। इसमें ऑडिट करने की जरूरत नहीं है, जो पुराने हैं उसको चेंज करिए, जो एसी नॉन ब्रांडेड है 0 स्टार के उसको 5 स्टार करिए, और जो एलईडी लाइट नहीं है उसको एलईडी लाइट बनाइए। आपका बेनिफिट क्या होगा? इकोनॉमिक्स में क्या फायदा होगा? आपको लोअर बिल आएगा, प्रोडक्टिविटी अच्छी होगी इक्विपमेंट की। ऑब्वियस सी बात है, अगर कम बिजली लेगा तो उसकी जो सर्किट होती है, इंटरनल सर्किट होती है, वो भी कम चलेगा, तो प्रोडक्टिविटी भी अच्छी आएगी। इन्वायरमेंटल कंसर्न, बिजली कम यूज करोगे, ऑब्वियस सी बात है। हम तो आपको बताया ना हमने आपको कि हम 78% डिपेंडेंट है अभी भी पूरे फॉसिल फ्यूल पर। जितना बिजली कम होगा, जितना सॉलिड लिक्विड फ्यूल कम यूज करोगे, उतना आपका CO2 इमिशन कम होगा, उतना पॉल्यूशन भी कम होगा। सोशल सोशल अवेयरनेस क्या होगा? आपका कंफर्टेबल होम्स होगा, वर्क प्लेस होगा। ऑब्वियस सी बात है, घरों में आपके कंफर्ट चाहिए, तो बिजली बिल आपको, अगर ज्यादा अगर आप अनवांटेड चीज मिस यूज करोगे तो बिजली बिल बढ़ती जाएगी, मगर फिर आपको कंफर्ट से खिलवाड़ करना पड़ेगा। आपके पिता माता बोलेंगे बिजली बिल बहुत ज्यादा आ रही है, एसी बंद करो, इसको हटाओ, उसको हटाओ, तो आप उसको मिस यूज ना करो। लॉन्ग टर्म में क्या होगा? आपको सस्टेनेबिलिटी सपोर्ट करेगा। जो गोल्स है हमारा 2070 में कि नेट जीरो, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड पूरा नेट जीरो करना है उसको, तो गोल्स कैसे पूरा होगा? ये थोड़ा थोड़ा ही जो हम प्रैक्टिसेस करेंगे उसी से तो पूरा होगा। अब हम बात करते हैं कि जिस कॉलेज में मैं लेक्चरर हूँ, केमिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में, मैंने प्रधानाचार्य से डिस्कस किया। प्रधान साहब बहुत उत्सुक थे कि पूरे अपने कॉलेज का एक ऑडिट कराया जाए। ऑडिट करने से क्या फायदा होता है, क्या क्या चीजें निकल के आएगी, उस चीज को हमारे प्रधानाचार्य ने तुरंत सजेशन जो हमने दिया था उनसे उनसे वार्तालाप करके उस चीजों को लगाया भी गया। और अभी भी वो कार्यरत है कि हमारा संस्था गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक जमुनिया जी हरक बाराबंकी संस्था एनर्जी एफिशिएंट कॉलेज बने, क्योंकि मैं ऑलरेडी इसमें पहले काम कर चुका हूं, तो एज ए मैं रिसोर्स वहां पर, मतलब अपने और गवर्नमेंट अपने पॉलिटेक्निक का तो अपने कॉलेज का मैं कर ही सकता हूँ। अब रिपोर्ट्स की बात करते हैं। ये सेम जो हमने ऑडिट किया था इसकी रिपोर्ट है। रिपोर्ट्स में क्या होते हैं? अलग अलग कंपोनेंट होते हैं। इंट्रोडक्शन क्या होता है, बेसलाइन डाटा क्या होता है, फिर क्या एनर्जी कंजप्शन पैटर्न क्या होता है, फिर एनर्जी कंजप्शन रिकमेंडेशन। तो ये आगे बताएंगे कि क्या क्या इस टाइप की रिपोर्ट की फॉर्मेटिंग होती है, जो हम रिपोर्ट की चीजें को देखते हैं। जनरली क्या इंट्रोडक्शन में कि क्या कॉलेज का क्या है,
वो प्रोजेक्ट क्या क्या दिए हैं, स्कोप ओवर क्या है, क्या मेथोलॉजी हम अडॉप्ट कर रहे हैं, चीजों को इंस्ट्रूमेंट का क्या यूज कर रहे हैं। कौन यहाँ ऑडिट टीम में सिर्फ मैं था और हमारे प्रधानाचार्य थे, और बच्चों जो एनर्जी कंजर्वेशन सब्जेक्ट पढ़ते हैं इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट, केमिकल डिपार्टमेंट और मैकेनिकल डिपार्टमेंट के, उनके हेल्प से, मैं भी एनर्जी कंजर्वेशन क्लास लेता हूँ, तो उनके हेल्प से हमने हर एक रूम में जा जाके जो फिक्चर्स लगे हुए हैं, जो सिस्टम लगे हुए, लाइट लगे हुए, वो हमने काउंटिंग की, एसी लगे हुए वो काउंटिंग की, क्या क्या चीजें लगी, तभी तो हम डाटा कलेक्ट कर पाएंगे कैसे क्या। उनके मदद से हमने ये ऑडिट को पूरा कंप्लीट किया, और इस ऑडिट को करने के बाद हमें ये पाए गए कि जितने भी फैन हैं उसको बीएलडीसी से 1 बाय 1 रिप्लेस करना चाहिए। जो खराब होते जाए उसको पहले कर दो, क्योंकि हमें तो फैन खरीदना ही था, तो हम क्यों ना नया फैन खरीद ले बीएलडीसी, तो बीएलडीसी फैन खरीदा गया, जिससे हमें 1575 यूनिट एक साल में बचत हो रही है। ठीक है, फिर प्रधान सर के मतलब वो हमेशा अग्रसित रहते हैं कि चीजों को कैसे एफिशिएंट बनाया जाए, और उनके मार्गदर्शन में हमने वहां पर सीएसआर फंड से सर ने 10 किलोवाट का ऑफ ग्रिड सिस्टम लगाया है। ऑफ ग्रिड में समझ रहे हैं, वो हमारे लाइट से कोई मतलब नहीं है। ऑफ ग्रिड सिस्टम एक होता है ऑन ग्रिड, ऑन ग्रिड तभी चलता है जब सरकार की लाइट आएगी, और ऑफ ग्रिड क्या होता है, सेल्फ डिपेंडेंट, वो खुद बिजली बनाएगा और एक बैटरी होगा, उसमें स्टोरेज होगा और वो हम यूज कर पाएंगे। तो हमारे यहाँ 10 किलोवाट का भी सिस्टम लगा हुआ है जो सीएसआर फंड, जिससे हम आपको अब देखिए कितना टन ऑफ CO2, इस साइड टन ऑफ CO2 लिखा हुआ है, 1.46 टन ऑफ। इस सेविंग को करने के लिए हमने ग्रीन हाउस गैसेस 1.46 टन ऑफ CO2 बचा रहे हैं हर साल। अगर सोलर लगाए हैं तो 8.3 टन बच रहा है। फिर हमारे यहाँ जेकब फंडेड 20 किलोवाट के ऑन ग्रिड सिस्टम भी लगा हुआ है, जिससे हम 16 टन ऑफ CO2 भी बचा रहे हैं। मतलब आप सोचिए कि ये सब जो भी हमने सेविंग मेजर्स जो भी इम्प्लीमेंटेड, ये हमारे यहाँ इम्प्लीमेंट हो चुका है। जो मैं ये दिखा रहा हूँ ये चीजें ऑलरेडी इम्प्लीमेंट हो चुका है, जिससे हम 27,000 यूनिट बिजली साल में बता रहे हैं, और बिजली बचा भी रहे हैं और सरकार को बिजली एक्स्ट्रा दे भी रहे हैं। और पहले हमारे पावर कट की बहुत प्रॉब्लम होती थी, मगर 10 किलोवाट ऑन ग्रिड ऑफ ग्रिड सिस्टम लगाने से अभी एटलीस्ट ये है कि हर एक रूम में, हर एक स्मार्ट क्लासेस में बिजली 24/7 मिलती है, और जिसके कारण बच्चे और टीचरों को बहुत ही मतलब अपने लेक्चर्स लेते हैं और अपने चीजों को अच्छी तरह से पढ़ाते हैं। ये उसके अलावा ये चीजें दी गई है कि आपके और भी जो फैन बचे हुए हैं उसको लगाने में क्या फायदा होगा। और हमने एक और सजेशन दिया है कि जो एलईडी लाइट लगी हुई है वहां पर, स्ट्रीट लाइट, वो आप उसको क्या कर दीजिए, सोलर बेस्ड स्ट्रीट लाइटिंग। आप देखे होंगे एक छोटा छोटा हर एक स्ट्रीट लाइटिंग पर सोलर पैनल लगा रहता है, वो उसमें टाइमर बेस्ड के हिसाब से शाम को ऑटोमेटिक लाइट जलता है, फिर सुबह बंद हो जाता है। तो आप सोलर बेस्ड स्ट्रीट लाइटिंग भी कर सकते हैं, जिससे आपका 1 टन ऑफ CO2 बचेगा, और इसमें आपका 6.9 टन ऑफ CO2 बचेगा। जो और भी, क्योंकि कॉलेजेस बहुत बड़े होते हैं तो फैन बहुत होती है, तो उसको एक साथ हम रिप्लेस नहीं कर सकते। मेरा मानना है जो खराब हो रहे हैं, जो जल गए हैं, जो उसके ब्लेड्स खराब हो गए हैं, टेढ़े हो गए, जो आप उसको नया खरीदना ही तो बीएलडीसी फैन खरीदिए, उससे आपका एक प्रोडक्ट भी अच्छा आएगा और आपका एनर्जी सेविंग भी होगा। और अब एक हमारे यहाँ वोल्टेज का बहुत फ्लक्चुएशन होता था, ठीक है, तो वहाँ 30 kVA का सर्वो स्टेबलाइजर भी प्रधानाचार्य द्वारा माध्यम से लगाया गया है, जिससे पूरे संस्था की वोल्टेज फ्लक्चुएट नहीं होती है। अगर कोई वोल्टेज अगर 240 हमने वहां सेट पॉइंट डाला हुआ है तो वो 240 ही देगा। आप देखते हो, आप सिर्फ बिजली को सेविंग करने के मत रूप में रहिए, आप कई पॉलिटेक्निक में आप देख पा रहे हो कि वोल्टेज फ्लक्चुएशन होने के कारण मोबाइल के चार्जर जल जाते हैं, पीसी खराब हो जाते हैं, आपके एलईडी लाइट खराब हो जाते हैं। पता चलता है कि क्यों खराब हो गए, मगर इसका मेन है आपका वोल्टेज फ्लक्चुएशन बहुत ज्यादा हो रहा है। तो इसे एक सर्वो स्टेबलाइजर इक्विपमेंट होता है जो आपको मेन आपकी जो वायर आ रही है, जो आपके ट्रांसफार्मर के बाद आने के बाद वो इनकमिंग इसमें जाएगा, अब जो इसकी आउटगोइंग है आपकी पैनल में जाएंगे सारे, और वहां से फिर सप्लाई होगी। तो आपको एक पूरा सर्वो मतलब एक रेगुलेटेड वोल्टेज विदाउट फ्लक्चुएशन, एक कांस्टेंट वोल्टेज आपको मिलेगा, जिससे आपके अप्लायंस और सिस्टम सही काम करेंगे। अब मैं बात करता हूं, मैं बता रहा था ना कि मैंने कुछ ऐसे प्रपोजल्स दिए हैं जो कि आप हमारे कॉलेजेस में और भी कई कॉलेज में जो नए बनने वाले हैं या एनर्जी एफिशिएंसी के मतलब जाना चाहते हैं, तो जैसे जहाँ हॉस्टल्स हैं, हॉस्टल तो हर जगह है, तो आप वहां पर क्या यूज कर सकते हो, स्मार्ट किचन।
अभी हमारा स्मार्ट किचन कैसे चलता है? हम या तो हम एलपीजी गैस से चलाते हैं, एलपीजी से ही चलाते हैं, तो यूज ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी हम वहां कर सकते हैं उस, ठीक है। वो कैसे होता है देखिए, स्मार्ट किचन में क्या होता है प्रॉब्लम, अभी अगर हम बात करें तो उसमें स्मार्ट किचन में हम क्या कर सकते हैं, प्योरली सोलर के से यूज करके हम अपने किचन को रन कर सकते हैं। और बहुत ऐसे संस्था हैं इंडिया में जहां आपकी कुकिंग आज भी सोलर से हो रही है। पुराने में प्रॉब्लम क्या है कि फूड एट बॉटम गेट ओवरकुक्ड। पुराने में क्या होता है कि फूड ओवरकुक्ड हो जाता है, हायर टाइम लेता है कुकिंग का, आपका अप टू 50% लेस यूटिलाइजेशन, आप जो भी एलपीजी यूज कर रहे हो उसकी प्रॉपर यूटिलाइजेशन नहीं हो पा रही है, ठीक है। और आपकी क्या है, अनकंफर्टेबल ऑपरेटिंग कंडीशन फॉर स्टाफ। आप जो भी फ्यूल आपके जल रहे हैं, बर्नर जल रहे हैं, तो देखते हुए कभी कई बार आप लाइटर से गए जलाने, जला फिर हाथ जल गया, या आपके कढ़ाई के साथ फ्लेम बाहर निकल रहा है, उससे आप अनकंफर्ट रहते हो, और ओपन फ्लेम रहता है। तो ये सब चीजें प्रॉब्लम होती है एलपीजी में। मगर आप अगर सोलर हीटिंग करते हो, अगर फ्यूचर में अगर हमारे आप अगर अगर इमेजिन करिए कि जितने भी हॉस्टल हैं, जितने भी मेस हैं, अगर वहाँ सोलर के थ्रू हमारा पानी गर्म और थर्मिक फ्लूइड गर्म होके उससे अगर हमारा पूरा खाना बनने लगे, तो आप डिपेंडेंट रहोगे नहीं एलपीजी के ऊपर। आपका एक ग्रीन और क्लीनर और आपका रिन्यूएबल सोर्स से आप खाना भी बनाओगे, और आपको पैसा भी नहीं उससे फ्यूल के लिए खर्च नहीं होगा, और आप एक नेशनल के लिए जीएचजी इमिशन कम करने के लिए कंट्रीब्यूशन भी दोगे। तो यही मैं समझाना चाह रहा था कि मल्टीपल फीड होते हैं, जो कि आप एलपीजी, डीजल, बायोमास, ये सोलर भी एक ऐसा है जो कि आप उस सोलर को थर्मिक फ्लूइड के गर्म करने के बाद आप इसको यूटिलाइज कर सकते हो अपने फ्राइंग करने में, बेकिंग करने में, और कुछ भी करने में। ये सोलर के थ्रू आज भी यूज होता है। देखिए, एलपीजी सेविंग फॉर कुकिंग अप्लायंस यूज हो रही है, ये मैंने, और ये देखिए एलपीजी सेविंग फॉर कुकिंग एप्लीकेशन यूज हो रही है। मगर हमें इसी सिस्टम में हम चाहेंगे तो जो बहुत बहुत अच्छी अच्छी कंपनी आती हैं जो स्मार्ट किचन डेवलप करती हैं, जो सोलर के यूज करके किचन को रन करती है। अब बात करते हैं एक दूसरा, मैंने एक दिया प्रपोजल। ऐसे प्रपोजल तो बहुत, ये सब टेक्नोलॉजी इंप्रूवमेंट है, टेक्नोलॉजी चेंज, मैंने दो ही लिया है। ऐसे तो बहुत टेक्नोलॉजी है, मगर आगे भी कुछ चीजें बतानी है, उसको और डिटेल में समझानी है, तो मैंने दो ही लिया है। एक स्काई पाइप और ब्रिलियंटर डे लाइट्स। हम घरों में, अपने ऑफिसेस में जो क्लोज रूम होते हैं, क्या यूज करते हैं, लाइट्स की यूज करते हैं, अपने इलेक्ट्रिसिटी यूज कर सकते हैं। मगर आज भी ऐसे ऐसे लाइट्स आए हैं जो सोलर पाइप के थ्रू आपके डायरेक्ट ऑफिस में चलेंगे। आप यहाँ पिक्चर देख पा रहे हैं, सोलर पाइप लगे हुए हैं, ये सारे आप डायरेक्ट सनलाइट के एक्सपोज में तो नहीं हो, मगर आपके रूम अंदर है, आपके कई बिल्डिंग के रूम्स हैं जो कि लाइट नहीं पहुंच पाती है, मगर वहां अगर डिजाइनिंग फेज में ही अगर सोलर पाइप यूज किया जाए तो ऐसे सोलर पाइप से आप लाइट यूज कर सकते हो। जैसे ये देखिए, इस सब इंडस्ट्री में हम लोग सजेशन देते थे कि जो लाइट्स है, वो जो आपके सीट्स है उसमें आप ट्रांसपेरेंट सीट लगा दीजिए, आपको ऑटोमेटिक लाइट्स आ जाएंगे। ये तो ट्रांसपेरेंट सीट है, ये क्या है, लाइट्स है, सोलर पाइप इस तरीके के लाइट्स लगे रहते हैं। ये देखिए, ये एक मेस है जहां पर सोलर पाइप के थ्रू रियल पिक्चर ऑफ स्काई पाइप लगे हुए हैं, जहां आपको लाइट की जरूरत ही नहीं है, सोलर पाइप ही लगे हुए हैं जो कि आपके वो इंसिडेंट रे को कैप्चर करके, उसमें कुछ टेक्नोलॉजी होता है, तो पाइप के थ्रू आपके सन रेज को नीचे एक लाइट की तरह, एलईडी की तरह जलेगी। बिल्कुल ये हमने एक वेयर हाउस गए थे जहां हमने सजेशन देने के बाद उन्होंने चेकिंग करने के लिए बुलाया था कि इसको मॉनिटरिंग एंड वेरिफिकेशन के लिए। तो मॉनिटरिंग वेरिफिकेशन के बाद हमने ये पाया कि जो हमने सजेशन दिया था वो एक अपने जो लाइट्स के वेंडर से मिलके वो चीजों को इम्प्लीमेंट किया, और आज उनका ये पूरा बिल्कुल इलेक्ट्रिसिटी फ्री है ये एरिया, आप देख पा रहे हो। तो ओवरऑल कंक्लूजन क्या है, एनर्जी एफिशिएंट इज द चीपेस्ट क्लीनेस्ट एनर्जी सोर्स। अगर एनर्जी एफिशिएंसी यूज करोगे तो ये चीपेस्ट भी होता है, क्लीनेस्ट भी होता है, आप देख ही पा रहे हो, और आपका जिससे आपको ग्रीन हाउस इमिशंस भी नहीं होते हैं। एनर्जी ऑडिट आर प्रैक्टिकल फॉर आइडेंटिफाइंग वेस्ट। एनर्जी ऑडिट, बिजली क्या हो रहा है, अगर बिजली आपका मिसयूज हो रहा है तो एक वेस्ट ही तो है। आप बिजली अगर सही से यूज नहीं कर पा रहे हो, आपको तो ये आप खाना वेस्ट देखते हो, आंखों से देख पाते हो कि खाना वेस्ट हो रहा है, एक रोटी छूट गया, कुछ होटल में खाने गए, मगर क्या आप एनर्जी अगर जहां 1 किलोवाट लगना था वहां अगर 2 किलोवाट लग रहा है, मतलब 1 किलोवाट वेस्ट हो रहा है ना आपका।
आप वो नेकेड आइट से नहीं देख पा रहे हो, मगर आपका वेस्ट हो रहा है वो। वर्क प्लेस एंड होम कैन सेव 20-30%, आपका 20 से 30% आपका बिजली सेव हो सकता है। सेव एनर्जी, सेव मनी, सेव प्लानेट, ये स्लोगन भी आप कहीं जगह पाओगे। एनर्जी को सेव करिए, आप मनी भी बचाइएगा और प्लानेट को भी सेव करिएगा। और एनर्जी एफिशिएंट इंश्योर ग्रीनर फ्यूचर, जो कि हम सस्टेनेबल में बात करते हैं कि हमें अपने रिसोर्स को फ्यूचर जनरेशन के लिए बचा के रखना है और ग्रीनर फ्यूचर। तो यहाँ से मैं थैंक्स टू ऑल, और ये मैं कुछ चीजें बस दिखानी चाहूंगा, ठीक है सर? क्या क्वेश्चन है? मैंने अनम्यूट कर दिया, अब क्वेरी आप पूछ लीजिए। तो सर, अगर कोई जो संस्था से जुड़े होंगे, जैसे यहाँ पर मुझे स्क्रीन पर देख रहा है प्रतापगढ़ से जुड़े हैं और गौतम प्रताप सर भी जुड़े हुए हैं, तो अगर बच्चों अगर किसी को कुछ क्वेरी है तो आप अनम्यूट हो, आप पूछ सकते हैं डायरेक्टली मुझसे। अगर कोई भी क्वेरी है या कुछ भी आपको चीजें, अब मैंने नंबर भी डाल रखा है, अगर आगे भी कोई क्वेरी होगी, आप एनर्जी एफिशिएंसी के रिलेटेड कुछ भी हो, कॉलेजेस में हो या आपके घरों में, आप हमसे डायरेक्टली पूछ सकते हैं। क्योंकि मैं पहले इस कॉलेज से आने से पहले इसी प्रोफेशन से बिलोंग करता हूँ, और मैं सर्टिफाइड एनर्जी ऑडिटर भी हूँ, अभी भी हूँ, मगर अभी मैं इस कॉलेज को सेवा प्रदान कर रहा हूँ अपने एज ए लेक्चरर। तो किसी को कुछ कॉलेज क्वेरी है सर? म्यूट है ना?